शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, जिसका था बेसब्री से इंतजार, देखो वो आ गया तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर। ए रहा शेड्यूल टू द एक्ट टन टन। दोस्तों, इसको हमने जानबूझकर एंड में रखा था क्योंकि ये तुमको बहुत पसंद आता है और तुम यही पढ़ते रहते हो, तो बाकी सारा जो प्रोफेशनल एथिक्स का कंटेंट है ना, उसको तुम इग्नोर करके चलते हो। तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है, अब बस हमको शेड्यूल्स कवर करने। शेड्यूल कवर करने के बाद में तुम्हारा प्रोफेशनल एथिक्स सब खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर प्रोफेशनल एथिक्स में से 3 क्वेश्चन आते हैं ना, तो दोस्त उसमें से 2 क्वेश्चन जो है ना, वो 2 क्वेश्चन तो कम से कम इसमें से आने ही आने। ठीक है, तो इतना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इतना इंपॉर्टेंट है और आपने ना एक पेज में कवर किया है, एक पेज में कवर किया है। अरे भाई देख, ये जो 2 शेड्यूल्स हमको पढ़ने ना, उसमें से पार्ट 1 छोड़ के जो भी पार्ट्स है ना तुम्हारे पास, जो भी है ना, सब कुछ एक पेज में कवर किया है। देख दोस्त, सबको अपना अपना बुक पसंद आता है, तो मेरे को ऑब्वियस है कि मेरा बुक पसंद आना ही है। बट भाई ब्यूटी देखना, तो ब्यूटी देखना, सब कुछ हमने क्या किया है, एक पेज में कवर किया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ छोड़ा है, सारे क्लॉजेस है ना, सारे क्लॉजेस हमने कवर किए हैं। तो देख दोस्त, पार्ट वन 2 शेड्यूल में से पार्ट वन अगर तू छोड़ देगा ना, तो भाई सब कुछ तेरा एक पेज में कवर हो जाना है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात सिर्फ तुझे पार्ट वन में आएगी, 2 जगह पे। अच्छा सर, ये पार्ट वन क्या है, पहले समझाओ तो सही। अच्छा जी, कोई बात नहीं, थोड़ा फ्लो फ्लो में निकल जाता है ना दोस्त। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले से एकदम एकदम जीरो से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे दोस्त, कुछ नहीं छोड़ेंगे। दोस्त देख, हमने क्या बोला कि देख, हमने इथिक्स के बारे में सबसे पहले इथिक्स के बारे में समझा, प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में समझा, कोड ऑफ इथिक्स के बारे में समझा। उसमें बोला अगर तुम कुछ गड़बड़ करते हो ना, तो तुम्हारा मिसकंडक्ट हो जाएगा। तुमने मिसकंडक्ट किया है मतलब तुमने गड़बड़ करी है, तुमने पाप किया है कुछ, तो तुमको पाप की सजा मिल जाएगी। अच्छा जी, तो जब पाप की सजा हमने देखी ना डिसिप्लिनरी एक्शन में, तो हमने देखा कि यहाँ पे देख, सबसे पहले देख कंप्लेंट आती है, किसके पास में आती है कंप्लेंट? डीडी के पास में आती है। तो डीडी क्या करेगा? डीडी देखेगा कि गिल्टी है कि नॉट गिल्टी है। अगर गिल्टी है ना, तो देखेगा कि कौन सी बाल्टी में से, फर्स्ट बाल्टी में कि सेकंड बाल्टी में से। अगर तुमने पाप फर्स्ट बाल्टी में के किए है ना, तो किसके पास भेजेगा? बीडी के पास में भेजेगा। अगर सेकंड बाल्टी या दोनों बाल्टी में से थोड़े थोड़े पाप करे हैं ना, तो किसके पास भेजेगा? तो भेजेगा डीसी के पास में। ठीक है, ये बात हमने देखी थी। तो लेकिन सर, सबसे फर्स्ट डाउट आता है, सबसे पहला डाउट आता है कि ठीक है, हमने शेड्यूल तो यहाँ पे देख लिए, तो फर्स्ट बाल्टी सेकंड बाल्टी तो हम शेड्यूल में देखेंगे, लेकिन हमने अभी तक काउंसिल के गाइडलाइन देखे, जनरल गाइडलाइन देखे, एडवर्टाइजिंग के गाइडलाइन देखे, एक्ट देखा, ये सारी चीजें देखी ना अभी तक। अगर उसमें भी तुमने बोला कि तुमने अगर ये चीज नहीं करी तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लगेगा, तो कहाँ पे लगेगा वो? उसके बारे में भी बात करते, तो वो सारी चीजें तुम्हारे शेड्यूल में, अल्टीमेटली सारी चीजें तुम्हारे शेड्यूल में कवर हो जाएगी। अल्टीमेटली जो जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, वो सारी चीजें तुम्हारे शेड्यूल में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मिसकंडक्ट जो होता है ना, मिसकंडक्ट हमने देखा 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोफेशनल होता है एंड तुम्हारे को अदर उधर उधर मिसकंडक्ट होता है। ठीक है, अदर मिसकंडक्ट होता है। तो हमने बात करी सबसे पहले, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है ना, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब क्या? जब तुम प्रोफेशन में कुछ तो गड़बड़ वगैरह करते हो ना, तो तुम्हारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है। अदर मिसकंडक्ट मतलब क्या? जब तुम्हारा पर्सनल लाइफ में अगर तुम कुछ गड़बड़ करते हो ना, तो अदर मिसकंडक्ट होता है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है एंड अदर मिसकंडक्ट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे पता है क्या? प्यार से इसको बोलेंगे हम, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को बोलेंगे हम पीएम एंड अदर मिसकंडक्ट को बोलेंगे ओएम। शॉर्टकट का इतना यूज नहीं है, बस इजी हो जाएगा, इसकी वजह से हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमने देखा कि सीए जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में होते हैं। जैसे कि सीए जो है ना, सीए क्या करेगा? सीए प्रैक्टिस में होगा या फिर सीए जॉब में होगा? प्रैक्टिस में होगा या फिर जॉब में होगा, या फिर मैं बोलूँ सर्विस में होगा। ठीक है, तो अगर ये जो सीए है ना, सीए कौन होता है? सीए तुम्हारा मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होता है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, तो ये जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है ना, या तो ये प्रैक्टिस में होगा या तो ये सर्विस में होगा। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस में है, ना, और ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन प्रैक्टिस, पीएमपी। अगर अगर ये प्रैक्टिस में है एंड ये अदर वाला मिसकंडक्ट करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अदर मिसकंडक्ट बाय द मेंबर इन प्रैक्टिस, ओएमपी। ठीक है, उसके बाद में अगर ये सर्विस में है ना, अगर जॉब करता है ना, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय द मेंबर इन सर्विस, पीएमएस। अदर मिसकंडक्ट बाय मेंबर इन सर्विस, ओएमएस। ठीक है,
और दूसरी बात आती है, अगर देखो इसको डिवाइड जो किया है ना, इसको डिवाइड किया है तुम्हारा जो है ना, कांड कितना बड़ा है, कांड कितना बड़ा है मतलब तुमने पाप जो किया है ना वो पाप छोटा है कि बड़ा है। तो जो छोटे छोटे पाप है ना, जो छोटे छोटे पाप है ना, तो छोटे छोटे पाप हमने क्या किए, इसको हमने फर्स्ट शेड्यूल में डाला है, फर्स्ट शेड्यूल में डाला है। एंड जो बड़े बड़े पाप है ना, जो बड़े बड़े पाप है ना, बड़े बड़े कांड है ना, उसको हमने क्या किया है, सेकंड शेड्यूल में डाला है हमने, मतलब आईसीआई ने, ठीक है। अब और एक दूसरी बात आती है, तो इन्होंने क्या बोला, अगर कोई प्रैक्टिस वाला बंदा गड़बड़ करेगा ना तो उसके लिए हम अलग से पार्ट बनाएंगे, अगर सर्विस वाला बंदा अगर गड़बड़ करेगा ना तो उसके लिए हम अलग से पार्ट बनाएंगे। और इन जनरल, इन जनरल मतलब क्या, चाहे वो प्रैक्टिस वाला हो, चाहे वो सर्विस वाला हो, चाहे कोई और हो, कोई भी हो ना, तो इन जनरल के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अदर सा एक पार्ट बनाएंगे। तो इन्होंने बोला अगर इन जनरल मतलब कोई भी हो, उसको हम नहीं देखेंगे प्रैक्टिस में कि सर्विस में, अगर वो कांड करता है ना वो वाला, तो उसको हम बोलेंगे, अगर वो प्रोफेशनल कांड है ना तो उसको हम बोलेंगे पीएमजी। एंड अगर अगर वो अदर मिसकंडक्ट वाला मतलब पर्सनल लाइफ में करता है ना तो ओएमजी। अब समझने की बात ये आती है, अब समझने की बात ये आती है कि जो ओएमपी एंड ओएमएस है ना, ये कुछ है ही नहीं है। मतलब जो अदर मिसकंडक्ट है ना, अदर मिसकंडक्ट मतलब जो अपन पर्सनल लाइफ में करते हैं ना, अदर मिसकंडक्ट, वहां पे तुमको सिर्फ ओएमजी है। मतलब अदर मिसकंडक्ट उन्होंने बोल लिया कि भाई जनरली सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है, सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। अगर जनरली अगर कोई भी बंदा मतलब कोई भी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अगर कोई कांड करता है ना तो हम क्या करेंगे, उसको अदर मिसकंडक्ट जनरली में डाल देंगे, चाहे वो प्रैक्टिस वाला हो, चाहे वो सर्विस वाला हो। अगर वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में कुछ कांड करता है तो उसको ओएमजी में डाल देंगे। बट प्रैक्टिस अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ना तो या तो तुम्हारा कैसा होगा, वो तुम्हारा या तो प्रैक्टिस में होगा, सर्विस में होगा, या फिर जनरली होगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझी, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। ये बात तुमको समझ में आई क्या? अब देखो, अब देखो, तो हमारे पास एक तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, एक तो हमारे पास अदर मिसकंडक्ट होता है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस करेगा ना तो उसको हम बोलेंगे पीएमपी। ये सिर्फ हमारे नोट्स में है, ठीक है, पीएमपी, पीएमएस, पीएमजी, ताकि तुमको ना चीजें इजी हो जाए समझने के लिए, ठीक है। ये आईसीआई का नहीं है, आईसीआई कैसे बोलता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन सर्विस करता है ना तो उसको पीएमएस बोलेंगे। अगर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली करता है ना तो उसको हम पीएमजी बोलेंगे, ठीक है। ये वाई है तुम्हारा जनरली, ठीक है। एंड अदर मिसकंडक्ट है ना तो इन्होंने सिर्फ एक कैटेगरी बना दिया जनरली। तो अदर मिसकंडक्ट इन्होंने डाल दिया कि भाई कोई भी सी अगर अदर मिसकंडक्ट करता है तो उसको हम ओएमजी कैटेगरी में डाल देंगे। फिर हमने देखा दो बाल्टी बनाई उन्होंने, एक है फर्स्ट शेड्यूल, दूसरा है सेकंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है ना इसमें क्या है, कम कम पाप वाले, छोटे छोटे पाप किए है, छोटे छोटे कांड करे ना, उसको हम उन्होंने डाल दिया फर्स्ट शेड्यूल में। एंड अगर बड़े बड़े कांड है ना उसको उन्होंने डाल दिया सेकंड शेड्यूल में। तो बड़े बड़े कांड होते तो कहाँ पे जाएगा, सेकंड शेड्यूल में जाएगा। छोटे छोटे कांड होते तो कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा। सर एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल क्या, हम सीधा क्लॉज ही स्टार्ट करते, हम सीधा क्लॉज ही स्टार्ट करते। ये ओएमजी वाला कंसेप्ट है ना इसको हम उड़ा के खत्म ही कर देते, क्योंकि है बहुत सिंपल। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने पार्ट में डिवाइड कर लिया। पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया, देख जो हमने बात करी थी ना, उन्होंने बोला कि जो पीएमपी है ना, पीएमपी, ये जो पीएमपी है ना, पीएमपी, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पार्ट 1 दे देंगे। पीएमएस है ना इसको हम पार्ट 2 दे देंगे। पीएमजी है ना इसको हम पार्ट 3 दे देंगे। एंड ओएमजी है ना इसको हम पार्ट 4 दे देंगे, पार्ट 4 दे देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो छोटे शेड्यूल थे ना इसको उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर लिया। इसको कैसे डिवाइड कर लिया, इसने बोला अगर पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो प्रैक्टिस वाला बंदा करता है। पार्ट 2 में हम क्या बात करेंगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जॉब वाला करता है, सर्विस वाला। पार्ट 3 में हम बात करते हैं जनरली, जनरली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो भी करेगा उसके बारे में। एंड पार्ट 4 में हम बात करेंगे तुम्हारा अदर मिसकंडक्ट जनरली कोई करता है तो, ठीक है। ठीक है, तो छोटे पाप को उन्होंने फिर से डिवाइड कर दिया कि कौन करता है, प्रैक्टिस वाला करता है, सर्विस वाला करता है, जनरली करता है कि अदर जनरली करता है। फिर सेकंड पार्ट को इन्होंने भी वैसे ही डिवाइड किया है। बस यहाँ पे ना 4 पार्ट नहीं है दोस्त, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास बस 3 ही पार्ट है। 3 पार्ट कौन से है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो सर्विस वाला है ना वो वाला पार्ट नहीं है, बाकी 3 पार्ट है। तो मतलब तुम्हारा ये जो पार्ट 1 है ना यहाँ पे, तो पार्ट 1 यहाँ पे बात करता है पीएमपी। पार्ट 2 जो है ना, पार्ट 2, वो पार्ट 2 बात करता है पीएमजी में, मतलब सर्विस वाला बंदा यहाँ पे नहीं है, सर्विस वाले कांड यहाँ पे नहीं है। एंड पार्ट 3 जो है ना, पार्ट 3 जो है ना वो क्या बात करता है, ओएमजी के बारे में बात करता है। तो बड़े पाप अगर जनरली तुम करते हो, अदर मिसकंडक्ट करते हो तो यहाँ पे जाएगा। अगर बड़े पाप अगर तुम
ऑदर मिसकंडक्ट करते हो मतलब पर्सनल लाइफ में मिसकंडक्ट करते हो। अगर वो छोटे पाप है तो फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे, अगर वो बड़े का पाप है तो सेकंड शेड्यूल में जाएंगे। समझ में आया? मतलब अगर तुम पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ कर देते हो, कुछ कांड कर देते हो, तो तुम्हारा ओएमजी बन जाएगा। ओएमजी अगर तुम्हारा छोटे पाप है तो तुम्हारे फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे, बड़े पाप है तो तुम्हारे सेकंड शेड्यूल में जाएंगे। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस तुम बने रहो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा एट द एंड। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको तुमको याद रखने की कोशिश अभी नहीं करनी है दोस्त। कुछ याद रखने की कोशिश मत करो, याद आपको हो जाएंगे, याद आपको एंड में सब क्लॉजेस हो जाएंगे, इसके बारे में कुछ भी टेंशन अभी नहीं लेना है। सबसे पहले बात करनी है हमने समझने के ऊपर, सबसे पहले ध्यान दे दो समझने के ऊपर। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ऑदर मिसकंडक्ट, मैंने क्या बोला आपको, ऑदर मिसकंडक्ट मतलब क्या? ऑदर मिसकंडक्ट मतलब तुम अपने पर्सनल लाइफ में कुछ कांड करते हो, जैसे क्या, जैसे क्या सिविल या फिर क्रिमिनल कोर्ट में, सिविल या फिर क्रिमिनल कोर्ट में कुछ ऑफेंस करते हो जो पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। ठीक है, विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अभी नहीं, मतलब समझा नहीं रहा हूँ, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ऑदर मिसकंडक्ट क्या होता है। आपने अपने पर्सनल लाइफ में कुछ कर दिया, आपने अपने पर्सनल लाइफ में कुछ कर दिया कांड, किसी के चोरी करी है, कोई डाका डाला है, खून किया है, कुछ भी किया है ना, और आप है ना आपको सजा हो जाती है, कोर्ट में जाके आपको लीगल में सजा हो जाती है। तो जो सजा हो जाती है ना, उसका जो ऑफेंस है तुम्हारा, वो जो ऑफेंस है ना, उसको तुमको देखना पड़ेगा, वो जो ऑफेंस है ना उसकी सजा कितनी होती है, तुमको कितनी हुई वो नहीं, पनिशेबल कितनी है, उसकी जनरली सजा कितनी होती है। अगर उसकी सजा 6 महीने तक होती है ना, तो तुम्हारा वो छोटा कांड है, तो छोटा कांड जो है ना वो तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल में आ जाएगा। अगर उसकी सजा 6 महीने से ज्यादा होती है ना, 6 महीने से ज्यादा होती है, तुम्हारा बड़ा कांड है, तो उसकी सजा है ना तुमको कहाँ पे मिल जाएगी, उसका कांड कहाँ पे कवर हो जाएगा, सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अब अच्छे से देख लेंगे। मैं आपको पहले क्लॉजेस वगैरह बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे कि हमने कारों में देखा, हमने कारो है तुम्हारा, कारों में तुम्हारे पास पार्ट है, पार्ट 1 2 3 4, 3 में तुम्हारे पास 21 क्लॉजेस है। तो वैसे ही जैसे तुम्हारा सेक्शन सब सेक्शन क्लॉजेस होता है ना, वैसे ही यहाँ पे शेड्यूल है, तुम्हारे पास 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल। उसमें तुम्हारे पास पार्ट है 1 2 3 4, 1 2 3, एंड उसके बाद में उसके अंदर क्लॉजेस है। इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ताकि दोस्त सारी चीजें ना तुमको कवर होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, आगे जाने से पहले तुमको ये तो पता होना चाहिए कि इसके आंसर लिखना कैसा है, इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये सारी चीजें तुमको क्लियर हो जाएंगे ना, तो बहुत बढ़िया सी बात है। तो मैं देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसके ऊपर शेड्यूल में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तुझे तुझे क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो क्लॉज लिखने पड़ेंगे, पार्ट लिखना पड़ेगा, शेड्यूल लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब तुझे याद होना चाहिए। याद कैसे होना चाहिए वो हम एंड में जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझ तो तेरा आंसर कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल तो क्या लिखिएगा, तेरे आंसर का अगर वो आंसर तेरा शेड्यूल में से ना, अगर वो क्वेश्चन तेरा शेड्यूल में से ना, तेरे आंसर का फर्स्ट लाइन क्या होगा, एज पर क्लॉज डैश डैश ऑफ पार्ट डैश डैश ऑफ सेकंड शेड्यूल और फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, ये तेरा फर्स्ट लाइन होना चाहिए। अब ये डैश डैश में तुझे डैश डैश नहीं लिखना है, ऑब्वियस है, जो एक्चुअल में है ना वो लिखना है। जैसे कि है ना शेड्यूल है ना, शेड्यूल, तो शेड्यूल के बारे में तुझे लिखना है कि वो फर्स्ट शेड्यूल में के कांड है कि सेकंड शेड्यूल में के। ठीक है, फर्स्ट बाल्टी में के कांड है कि सेकंड बाल्टी में के कांड है। ठीक है, फिर तूने लिखना है कि पार्ट कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, प्रैक्टिस वाला बंदा है, सर्विस वाला बंदा है, जनरली है, कौन सा मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अदर मिसकंडक्ट है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में तुझे क्लॉज देने पड़ेंगे, कौन सी क्लॉज में से वो चीज़ है ना, वो चीज़ कहाँ पे कवर होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक क्लॉजेस हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तुझे आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये जो आंसर है ना वो तुझे कहाँ से लिखना है, एज पर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। ऊपर से और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो शेड्यूल है ना, इसका फर्स्ट तूने ऐसे ही लिखना है, इसका सेकंड तूने ऐसे ही लिखना है। मतलब यहाँ पे तूने 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे तूने 2 नहीं लिखना है। समझ में आया? ना ही तूने फर्स्ट ऐसे लिखना है, ना ही तूने सेकंड ऐसे लिखना है। समझ में आया? तूने फर्स्ट ऐसे ही लिखना है, तूने सेकंड ऐसे ही लिखना है। और जो पार्ट है ना, पार्ट, इसको तूने रोमन में ही लिखना है, ना ही तूने ए लिखना है, बी लिखना है, सी डी, ऐसा कुछ लिखना नहीं है तूने। ना ही तूने 1 2 3 4 लिखना है, कुछ नहीं। पार्ट जो है ना 1 2 3 4 रोमन में ही जाने चाहिए। शेड्यूल जो है ना तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना ऐसे ही जाना चाहिए। एंड जो क्लॉजेस है ना वो तुम्हारे 1 2 3 4
ऐसे ही जाने चाहिए। यहाँ पे तुमने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी या फिर रोमन स्मॉल वन ऐसे कुछ नहीं करना है। समझ में आया? ये तुमको चीजें आगे जाके क्लियर हो जाएगी, बस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो एज पर क्लॉज 1 तो तुम्हारा कैसे जाएगा आंसर, देखो एज पर क्लॉज वन एज एज पर क्लॉज 1 ऑफ से पार्ट 1 ऑफ तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल। तो एज पर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, ये तुम्हारे आंसर का फर्स्ट लाइन रहेगा, तुम्हारे आंसर का फर्स्ट लाइन रहेगा। दूसरा सेकंड लाइन तुम्हारे आंसर का क्या रहेगा? अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमेशा सीए के बारे में बात हो रही है, तो सीए कौन है? तुम्हारा मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, चाहे वो प्रैक्टिस में होगा, चाहे वो सर्विस में होगा, ठीक है, पीएमपी होगा, पीएमएस होगा या फिर पीएमजी ओएमजी होगा, जो भी है, प्रैक्टिस में हो, सर्विस में हो, जनरली हो, तुम क्या लिखोगे? अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट डैश 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 जो भी है तुम्हारा, शाल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ, डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ, डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मतलब क्या? हम मान लेंगे कि तुम अपराधी हो। गिल्टी मतलब क्या? अपराधी हो, तुमने कांड किया है। हम मान लेंगे तुमने कांड किया है अगर तुम इफ ही अगर तुम इफ ही इज अ गिल्टी ऑफ डैश डैश डैश, इफ ही अगर उसने ये चीज करी है तो हम मान लेंगे तुम गिल्टी हो, ठीक है। तो तुम्हारा लाइन कैसे जाएगा? सबसे पहले एज पर क्लॉज 1, क्लॉज जो भी है तुम्हारा, पार्ट जो भी है, एंड फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। उसके बाद में अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, प्रैक्टिस में, जनरल है, सर्विस में है, जो भी तुम्हारा कंसेप्ट है उधर, उसके हिसाब से तुम लिखोगे शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ डैश 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 में तुम्हारा क्या आ जाएगा? या तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए तुम गिल्टी हो या फिर अदर मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी हो, अगर तुम ये चीज करते हो, अगर तुम ये चीज करते हो। एक क्या चीज है वो हमको क्या करना है? क्लॉज में जाके देखना है, ठीक है। और वो जो क्लॉज है ना, उसके बाद तुमने वो क्लॉज लिखना है जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, वो तुमको डिटेल में लिखना है। उसमें उसमें अगर गाइडलाइन कवर होते हैं, प्रोविजो कवर होता है, एक्सेप्शन कवर होता है, तो वो सारी चीजें तुमको रिलेवेंट वाले लिखनी है। सिंपल सी बात है, इतना ही तुमने 2 सेंटेंस फिक्स, फिर क्लॉज तुमको ऐसा का ऐसा लिखना है, एंड उसके बाद में जो क्वेश्चन आया ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से तुमको लिखने पड़ेंगे फैक्ट ऑफ द केस, उसका क्लॉज के साथ में लिंक करो, एंड एंड में तुमने बताना है कि वो गिल्टी है कि नॉट गिल्टी है। कंक्लूजन में तुमने इतना ही बताना है कि वो जो गिल्टी है कि नॉट गिल्टी है। मतलब तुमको एक केस सिनारियो दिया जाएगा कि सीए ने ए कांड किया है, उसके हिसाब से तुमको बताना पड़ेगा कि ये देख भाई साहब, हमारे पास क्लॉज है, पार्ट है, शेड्यूल है, उसको हमने चेक किया है। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वो शाल बी डीम टू बी गिल्टी, अगर वो ए कांड करता है तो कांड तुमने, क्लॉज तुमने लिख लिया। उसके साथ में तुम क्या करोगे? गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है, वो क्वेश्चन में जो दिया है ना, उसको तुम देखोगे, उसको तुम लिखोगे क्वेश्चन में जो किया है उसने, फिर उसको क्लॉज के साथ में लिंक करोगे, एंड तुम एंड में जाके बताओगे कि इसने कांड किया है कि नहीं किया है, मतलब ये अपराधी है कि नहीं है, गिल्टी है कि नॉट गिल्टी है, ये सिर्फ इतना सा तुमको बताना है, ये बात आती है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखना है ना तुमको, अगर मेंबर इन प्रैक्टिस है ना, तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस। अगर मेंबर इन सर्विस है ना, तो तुमको वर्डिंग कैसे आते हैं? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस, मतलब वो क्या है? सर्विस में जॉब करता है, प्रैक्टिस में नहीं है, तो प्रैक्टिस में तो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस। अगर सर्विस में है ना, तो तुम्हारा क्या जाएगा? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अदर देन अ मेंबर ऑफ, अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस, एंड उसके साथ में तुम क्या ऐड करोगे? बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी, फर्म और पर्सन। अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी, फर्म और पर्सन। क्यों? तो सर्विस में कैसे समझेगा? सर्विस में तभी समझेगा ना कि तुम्हारा जो एम्प्लॉय है जॉब करता है, ठीक है। एंड वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, मतलब जनरली, चाहे वो प्रैक्टिस करता है या फिर नहीं करता है, तो चाहे जो तो कुछ भी करेगा, तो कुछ भी करेगा, हमको फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा क्या है? जनरली मेंबर क्या है? जनरली, ठीक है। तो अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस, बीइंग एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय किसका हो सकता है? कंपनी में हो सकता है। तुम जॉब कहाँ पे करोगे? कंपनी में करोगे, किसी फर्म में करोगे, या तुम किसी पर्सन के अंडर जॉब करोगे, तो चाहे कंपनी में हो, फर्म में हो, या फिर पर्सन के अंडर हो, अगर तुम एम्प्लॉय हो तो तुम क्या लिखोगे? एज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, फर्म और पर्सन शाल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट इफ ही, एंड उसके बाद में क्लॉज लिखना है, ठीक है। देख भाई, इसको तुमको, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि देख तुझे ना यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ ऐसे इतना इजी किया है ना, तुझे एंड में जाके समझेगा कि सीधा तेरा क्वेश्चन का है ना एकदम फटाफट फटफट रिवीजन होना चाहिए डे बिफोर एग्जाम, ठीक है। इससे पहले ना एक चीज तुमको अच्छे से समझ में आए, मैं तुमको एक दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं कर रहे अपन, दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। जैसे कि ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है,
यहाँ पे देखो कैसे लिखना है तुमने, इसका आंसर कैसे आएगा। क्लॉज 10 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, एंड उसके बाद में ये तुम्हारा क्लॉज आता है, ठीक है। एंड एंड में तुम क्या लिखोगे, नॉट बी डीम्ड टू बी गिल्टी या फिर गिल्टी। वैसे ही देखो यहाँ पे भी क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, अ मेंबर वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, मतलब ये जनरली वाला है, इज कंसिडर्ड टू, हाँ ठीक है, इज कंसिडर्ड टू बी एंगेज इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, ठीक है। तो ऐसी ही चीज आती है, ऐसी ही चीज आती है। देखो क्लॉज 12 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द सीए एक्ट 1949, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही। तो ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस पहला वाला तेरा कॉमन ही रहता है, ये सेंटेंस है ना तेरा पहला वाला कॉमन ही रहता है। इसकी वजह से मैंने तुमको बता दिया ताकि तुमको आइडिया आ जाए कि इसका जो है ना क्लॉज तुमको कैसे याद रखने हैं एंड क्लॉजेस के हिसाब से तुमने कैसे चलना है, ठीक है। अब बात करते, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअल में जाके स्टार्ट करते, अब हम है ना स्टार्ट करने की कोशिश करते। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, फर्स्ट बाल्टी है, सेकंड बाल्टी है। फर्स्ट बाल्टी क्या है तुम्हारा, जिसमें तुम्हारे कम वाले पाप है, ज्यादा गंदे पाप नहीं है, ठीक है। सेकंड वाली बाल्टी क्या है तुम्हारे, बहुत ही गंदे पाप है, वो बहुत ही बड़े वाले कांड करते हैं तुम, ठीक है। तो हमने देखा है जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है ना, बीडी लेता है फर्स्ट शेड्यूल में से, तो वहां पे तुम्हारे पास क्या करेगा, वो तुमको डांट लगाएगा, रेप्रिमांड करेगा। उसके बाद में वो तुमको क्या करेगा, वो तुमको 1 लाख रुपीज का फाइन लगा सकता है, वो सारी चीजें हमने देखी। तो फर्स्ट शेड्यूल में तुमको एक पेटी का फाइन लगा देगा, सेकंड शेड्यूल या बोथ में है तो तुमको 5 पेटी का फाइन वगैरह लगा देगा, इसके बारे में बात होती है। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो चीजें हम देखेंगे ना, तो कांड तुम्हारे कैसे, जो 1 लाख रुपए तक का फाइन 3 महीने के लिए तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा, ये वाले कांड हो जाते हैं फर्स्ट में, इसलिए वो कम वाले पाप है, छोटे वाले पाप है। सेकंड शेड्यूल है ना, वो बड़े वाले पाप है, इसमें तुम्हारा नाम हमेशा के लिए निकाला जा सकता है, परमानेंटली तुमको सीए का डिग्री है ना तुम्हारे नाम से हटा दिया जा सकता है, तुमको 5 पेटी का फाइन भी लग सकता है एंड तुमको डांट भी मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ओएमजी वाला पार्ट, क्योंकि ये बहुत ही छपरी वाला पार्ट है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और अगर बन जाते तो कोई दम ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करनी है ओएमजी वाला पार्ट, ठीक है। तो दोस्त मैं तुझे पहले और एक बार बता दूं, इसमें से पार्ट 1 जो पीएमपी का है, पार्ट 1 जो पीएमपी का है, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल का, वो छोड़ के सारे क्लॉजेस तेरे इस पेज में कवर हो गए, वो छोड़ के सारे क्लॉजेस तेरे इस पेज में कवर हो गए। मतलब अगर ये चीज तू करता है ना, तो पार्ट 1 छोड़ के सारे तेरे शेड्यूल इधर ही खत्म हो जाते। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, अब ये जो पार्ट 1 है उसमें हमारे पास पीएमपी है, पार्ट 2 में पीएमएस है, पार्ट 3 में पीएमजी है, पार्ट 4 में ओएमजी है। फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल सेम टू सेम होना चाहिए था, पार्ट 1 में पीएमपी पीएमएस पीएमजी ओएमजी होना चाहिए था, बस सेकंड शेड्यूल में ना पीएमएस नहीं है, सर्विस वाला नहीं है पॉइंट, तो इसकी वजह से ना यहाँ पे 3 ही पार्ट है। इतनी सी बात समझे। उसके बाद में अब हमको देखना है तुम्हारे पास पार्ट 4 ओएमजी वाला, पार्ट 4 ओएमजी वाला एंड पार्ट 3 ओएमजी वाला। क्यों, क्योंकि अदर मिसकंडक्ट है ना, पर्सनल लाइफ में इसको, एंड तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ का कोई संबंध नहीं है। अगर तुम इसमें कांड करते हो तो तुम क्या जाओगे, गिल्टी हो जाओगे, चाहे तुम प्रैक्टिस करते हो, चाहे तुम जॉब करते हो, चाहे तुम कुछ भी करते हो ना, अगर तुम इसमें गिल्टी हो ना, तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारा मिसकंडक्ट लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, अदर मिसकंडक्ट वाला, ठीक है। अब उसमें हमने देखा है कि हमारे पास पार्ट 4 है फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 4 है, जिसमें से क्लॉज 1 है। तो अब तुमको पता है कि इज हेल्ड गिल्टी कैसे माना जाएगा, तो अब तुमको पता है तुमने क्या लिखना है, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, अ सीए वेदर इन अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, क्योंकि जनरली बात होती है, इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल, इज गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ ही इज गिल्टी बाय एनी सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट फॉर एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। तो यहाँ पे क्या बात आती है कि अगर तुम सिविल या फिर क्रिमिनल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट क्या होता है, जब तुम्हारा देखो तुमने लोन का डिफॉल्ट किया, तुमने किसी का डिफॉल्ट किया, तो जो पैसे वाली बात आती है, तुमने किसी के साथ में झगड़ा किया, वो पैसों के लिए, ठीक है, मतलब किसी का डिफॉल्ट किया, इनवॉइस रेज नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, चेक में डिफॉल्ट हो गया, वो सारी जो चीजें आती है ना, एग्रीमेंट में कुछ गड़बड़ है, वो सारी चीजें तुम्हारे सिविल कोर्ट में डिस्कस होती है। क्रिमिनल कोर्ट में तुम्हारे क्या डिस्कस होता है, क्रिमिनल कोर्ट में तुम्हारे पास जो तुम एक्चुअल में कांड करते हो, चोरी चकारी, किसी के साथ में झगड़ा किया, पुलिस स्टेशन में गए, ये हुआ वो हुआ, कांड हो गया बहुत बड़ा, खून किया, हाफ मर्डर का केस लगाए,
किसी रेप का केस लगाए, मोलेस्टेशन का केस लगाए, कोई भी लगाए, ठीक है, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट में तुम्हारा डिस्कस हो जाएगा। तो चाहे वो सिविल कोर्ट का हो, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट का हो, अगर तुम पनिश हो जाते हो, अगर तुम कन्विक्ट हो जाते हो फॉर एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल, देखो यहाँ पे वर्डिंग क्या है, पनिशेबल है। पनिशेबल मतलब चाहे तुमको 6 महीने की सजा नहीं हुई हो, चाहे तुमको 6 महीने की सजा नहीं हुई है, बट वो जो क्राइम था ना, उसके लिए जो सजा होनी चाहिए थी वो पनिशेबल थी 6 महीने के लिए। तो विथ इम्प्रिजन फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, मतलब अगर वो सजा जो है ना उसको 6 महीने से कम है ना, तो तुमको फर्स्ट शेड्यूल में हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे, एंड तुमको 1 लाख का पेनल्टी भी लग सकता है, या फिर तुम्हारा 3 महीने के लिए नाम सस्पेंड किया जा सकता है। और अगर यही सेम टू सेम कांड है ना, यही सेम टू सेम कांड है ना तुम्हारा, अगर ये कांड सेम टू सेम जो है ना तुम्हारा 6 महीने से एक्सीड करता है, अगर वो 6 महीने से एक्सीड करता है ना, तो वो ना बड़ा वाला कांड है, वो तुम्हारा सेकंड शेड्यूल में जाएगा। देखो क्या बात है, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे भी तुम्हारा क्लॉज 1 है, तो क्लॉज 1 है तुम्हारा क्या है, वही तुम्हारा सेम लाइन आ जाएगा, इज हेल्ड गिल्टी बाय एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट फॉर एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ्स। तो हो गया, इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है कि तुझे सिर्फ इतना देखना पड़ेगा कि तुम्हारा ओएमजी है, ओएमजी है तो तुमको देखना पड़ेगा अदर मिसकंडक्ट है। अदर मिसकंडक्ट है मतलब क्या, कि तुमको क्या हुआ है, किसी कोर्ट ने वगैरह सजा दी है, सिविल कोर्ट ने दी हो या फिर तुम्हारा क्रिमिनल कोर्ट ने दी हो, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट ने दिए हो, जिसका ऑफेंस जो है ना वो पनिशेबल है, अगर वो 6 महीने से कम पनिशेबल है ना, वो तुम्हारा फर्स्ट बाल्टी में जाएगा, छोटे मोटे पाप है। अगर 6 महीने से ज्यादा पनिशेबल है, वो तुम्हारा सेकंड बाल्टी में जाएगा, जो कि तुम्हारा बड़े वाले पाप के बारे में बात करती है, बात करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना, तो यहाँ पे इतनी सी बात है, इतना सा अदर मिसकंडक्ट है, बस आईसीआई ने यहाँ पे और एक चीज ऐड कर दी है, जो आईसीआई को सेफगार्ड करने के लिए इन्होंने ना फर्स्ट शेड्यूल में क्या किया है, और एक क्लॉज ऐड किया है, जो क्या बोलता है, अगर तुम किसी भी तरीके से आईसीआई को डिसरेप्यूट करने की कोशिश करते हो ना, चाहे तुम प्रैक्टिस में हो, चाहे तुम सर्विस में हो, या फिर चाहे तुम मेंबर बन चुके हो एंड तुम कुछ भी कर रहे हो ना, ऐसे जैसे टीचर वगैरह बनते हैं, आईसीआई को जाके ताने वाने मारते हैं, कि आईसीआई को बोलते कि आईसीआई ऐसा ही करता है, खराब करता है, काम करता है, तो वो सारी चीजें ना कहाँ पे कवर हो जाएगी, यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो उनको मिसकंडक्ट लगेगा, अदर मिसकंडक्ट लगेगा तुमको कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल में तुमको अदर मिसकंडक्ट लगेगा। तो भाई साहब आईसीआई को कभी बुरा बोला नहीं बोलने का है, आईसीआई की इज्जत करो, वो तुमका पेट पालने वाला है, आगे जाके जब तुम सीए बनोगे तो आईसीआई की इज्जत करना तुम्हारा काम बनता है। तो इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल, काउंसिल के ओपिनियन में अगर तुम ब्रिंग्स डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन और इंस्टीट्यूट, सीए की डिग्री को या फिर आईसीआई को तुम क्या करते हो, डिसरेप्यूट करते हो एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन वेदर और नॉट रिलेटेड टू द हिज प्रोफेशनल वर्क, चाहे वो तुम्हारा प्रोफेशनल वर्क के रिलेटेड हो या ना हो, उससे हमको मतलब नहीं है। देखो किसके बारे में बात हो रही है, जनरली, मतलब अदर मिसकंडक्ट जनरली कोई भी करे, हमको फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम प्रोफेशन में हो, चाहे तुम प्रोफेशन में ना हो, तुम्हारे वर्क कोई भी वर्क हो, अगर तुम आईसीआई को या फिर सीए को तुम क्या करते हो, डिसरिप्यूट करने की कोशिश करते हो, ऐसा काउंसिल को लगता है, वो क्या करेगा, वो तुमको क्लॉज 2 में गिल्टी मानेगा। इसका मतलब क्या, तुमने कांड छोटा ही है, बट तुमको क्या हो जाएगा, 3 महीने के लिए तुम्हारी डिग्री जाएगी, तुमको 1 लाख तक का फाइन देना पड़ेगा, तुमको डांट ऊपर से मिलेगी, ये सारी चीजें तुमको यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अदर मिसकंडक्ट सिंपल है, अगर तुम क्या होते, कन्विक्ट होते हो, 6 महीने से कम के लिए कन्विक्ट होते हो, तो तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 4 में क्लॉज 1 में कवर हो जाएगा। अगर 6 महीने से ज्यादा होते हो ना, तो तुम्हारा सेकंड शेड्यूल में पार्ट 3 में क्लॉज 1 में तुम गिल्टी हो जाओगे। अगर तुम आईसीआई को या फिर तुम्हारा सीए की डिग्री को डिसरिप्यूट करते हो ना, सिंपल सी बात है, डिसरिप्यूट करते हो ना, तो तुम्हारा क्लॉज 2 में तुम गिल्टी हो जाओगे फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। बड़ा गुना नहीं है, लेकिन गुना तो है, ठीक है, कांड तो है। तो ये हो गया तुम्हारा अदर मिसकंडक्ट हो गया जनरली, मतलब सबके बारे में बात कर ली हमने, सबके बारे में बात कर ली। अब हम जनरली ही देखेंगे, मतलब सबके बारे में देखेंगे, चाहे तुम प्रैक्टिस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे तुम जिधर भी हो, चाहे तुम एमपी एमएलए हो, तुम जिधर भी हो ना, तुम जनरली में आ जाते हो। अब यहाँ पे हमने अदर मिसकंडक्ट के बारे में बात कर लिया, अब हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, तो अदर मिसकंडक्ट छोड़ दिया, अभी हम कहाँ पे, जनरली में ही, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा तुम्हारा, सबके लिए, वेदर और नॉट इन प्रैक्टिस तुम्हारा वर्डिंग आएगा। तो अब हम फर्स्ट शेड्यूल में जनरली के बारे में बात करते हैं, एंड तुम्हारा सेकंड शेड्यूल में जनरली के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल है, हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 3 है एंड सेकंड शेड्यूल में पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट शेड्यूल तुमको बाद में याद हो जाएंगे, कोई टेंशन नको तुमको बस ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट क्लॉज होता है तुम्हारा फर्स्ट क्लॉज बोलता है, नॉट बिंग फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट, एक्ट एज अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट। मतलब क्या,
देख हमने बात करी थी मेंबरशिप के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एसीए, एक होता है एफसीए। तो एसोसिएट मेंबर होएगा, नहीं तो तुम्हारा फेलो मेंबर होएगा। तो अगर तुम फेलो मेंबर नहीं हो, मतलब तुम्हारा प्रैक्टिस में 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर वो तुमको सेकंड वाला जो भी कंडीशन था उसके हिसाब से तुम फेलो मेंबर नहीं हो, लेकिन तुम एक्ट करते हो कि मैं फेलो मेंबर हूँ, तो उस केस में तुमको यहाँ पे क्लॉज 1 में तुम गिल्टी माने जाओगे। तो तुमने फेलो एक्ट नहीं करना है, तुमने है ना फेलो एक्ट नहीं करना है जब तक तुम एक्चुअल में फी पे नहीं करते हो, तुम्हारा फेलोशिप एक्सेप्ट नहीं होता है, एप्लीकेशन देते हो, फी पे करते हो, उसके बाद में वो भी 5 साल होने के बाद में, एसीए बनने के बाद 5 साल तुम प्रैक्टिस में जब जाते हो, उसके बाद में तुम्हारा वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए तुमको फेलो के लिए एडिशनल फी देनी पड़ेगी, उसके साथ एप्लीकेशन करना पड़ेगा, वो तुमको फेलो मेंबरशिप दे देंगे, तब तुम एक्ट कर सकते हो कि तुम एफसीए हो करके। तब तक तुम एफसीए नहीं बता सकते हो। अगर तब तक तुमने एफसीए बता दिया तो यहाँ पे तुम गिल्टी हो जाओगे। मतलब अगर कोई मेंबर एफसीए नहीं है लेकिन वो एफसीए बता रहा है, तो यहाँ पे तो वो गिल्टी हो जाएगा क्लॉज 1 में। ठीक है, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, जनरली की बात हो रही है ना, चाहे प्रैक्टिस में हो चाहे प्रैक्टिस में ना हो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिल्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे तुझे कैसे लिखना है, तो लिखेगा कैसे, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शाल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ कौन सा मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इफ ही नॉट बीइंग अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट एक्ट एज अ फेलो ऑफ आईसीआई। बात खत्म। तो अगर तुझे क्वेश्चन आता है कि एक सीए है, ऐसा ऐसा है, उसको 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, एंड वो क्या कर रहा है, उसने एफसीए लगा रखा है अपने नाम के ऊपर, एंड वो क्या करता है, वो एक्ट एज एफसीए करता है, तो तुम बताओ वो गिल्टी है कि नहीं गिल्टी है। तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे वो सारा चीज, उसके बाद में तुम लिखोगे ये क्लॉज वगैरह लिखोगे, उसके बाद में तुम लिंक करोगे, गिवन केस में क्या हुआ है लिंक करोगे, एंड बताओगे कि वो गिल्टी है, उसने एक्ट नहीं करना है जब तक कि वो एक्चुअल में फेलो बनता है, तो तुम गिल्टी हो गए, 5 मार्क हो गए। ठीक है, इतना सिंपल है, देख इसमें मार्क्स लाना इतना सिंपल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज क्या है, नॉट बीइंग अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट एक्ट एज अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेकंड क्लॉज क्या है, सेकंड क्लॉज किसके बारे में बात करता है, वही तुम्हारा लाइन सेम टू सेम, क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, a member of institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of कौन सा misconduct, professional misconduct, if he does not supply information called for or does not comply with the requirement asked for by ICI, AA, BD, CC, DC, DD, QRB, does not supply information called for or does not comply with the requirement asked for। क्या बात होती है, दो बात हो रही है यहाँ पे। एक तो तुमने क्या किया है, जो इन्फॉर्मेशन मांगा है ना, जो इन्फॉर्मेशन तुमको मांगा है ना, इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, वो इन्फॉर्मेशन तुमने दिया नहीं है। इन्फॉर्मेशन मांगा है तुमने दिया नहीं है, या फिर तुमको कुछ रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए बोला है, आस्क्ड फॉर कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट, एंड तुमने उसको कंप्लाई नहीं किया है, डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट। किसने बोला है तुमको, आईसीआई, एए, बीडी, सीसी, डीसी, डीडी, क्यूआरबी। ये सारे कौन लोग हैं सर, कहाँ से आ गए इतने सारे लोग। देख, एक तो तुझे पता है बीडी, एक तो पता है, देख तुझे पता है डीडी पता है, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, जिसके पास में क्या आता है, कंप्लेंट आता है, वो किसको देता है, वो बीडी को देता है। अगर फर्स्ट केस में है, फर्स्ट शेड्यूल में से है, तो बीडी कौन है तुम्हारा, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। डीसी को देता है, नहीं तो अगर सेकंड शेड्यूल या बोथ में से, डीसी कौन है तुम्हारा, डिसिप्लिनरी कमिटी। अब यहाँ पे सीसी कौन है, एक सीसी है तुम्हारा कमिटी ऑफ काउंसिल, जिसके बारे में हम इतना बात करते हैं ना, काउंसिल है, तो काउंसिल का कमिटी है वो तुम्हारा सीसी है। क्यूआरबी क्या है, देख हमने क्वालिटी कंट्रोल में हमने देखा था, एक होता है पीयर रिव्यू बोर्ड, फिर होता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। ये जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है ना, वही है, तो ये क्यूआरबी है। फिर आईसीआई तुमको पता है। एए कौन है, देख हमने वहां पे डिस्कस किया था, एए कौन होता है, एपिलेट अथॉरिटी होता है। अगर बीडी ने या फिर डीसी ने कोई कंसर्न रेज किया है, अगर उसने ऑर्डर दिया है एंड वो ऑर्डर तुमको मंजूर नहीं है, तो तुम क्या करते हो, अपील करते हो। कितने दिन में, 90 दिन में अपील करते हो। तो अपील किसके पास करोगे, एपिलेट अथॉरिटी के पास करोगे। तो अगर इसमें से किसी ने भी तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है और तुम इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, तो तुमने पाप किया है, तुमने कांड किया है, तुम सजा होगी तुमको। या फिर इन्होंने कुछ तो कंप्लाई करने को बोला है, रिक्वायरमेंट को, किसी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए बोला है, एंड तुम उस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करते हो, तुमको सजा हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पे बात आती है कि सर अगर क्वेश्चन में आया कि ईएसबी इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने कुछ मांगा है तुमको और तुमने नहीं दिया है, देख भाई क्लॉज में ना हमेशा क्या करना है, हमेशा तुमने उसका पर्पस जानना है। वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि अगर ये सारे लोग अगर तुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे तो वो इन्फॉर्मेशन तू दे दे, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग कवर होंगे, जैसे कि आईसीआई है ना भाई, तो अगर इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने भी मांगा है ना तो भी तू गिल्टी हो जाएगा अगर तू इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो सिर्फ इतने कवर नहीं होते, तुझे देखना पड़ेगा, उससे आगे जाना। तू सोचना भाई, तुझे अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी है, तुझे इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना। तो अगर क्यूआरबी ने मांगी है, डीडी ने, डीसी ने, सीसी ने, बीडी ने, ए ने, आईसीआई ने, तो आईसीआई की किसी भी बॉडी ने, ईएसबी ने वगैरह मांगी है तो दे देना भाई। अगर नहीं देता है तो वो इस क्लॉज में गिल्टी हो जाएगा। समझ में आया? अभी ये सेम टू सेम चीज है ना, यही सेम टू सेम चीज है ना सेकंड शेड्यूल में होती है। मतलब एक छोटा कांड कब है, अगर तो इन्फॉर्मेशन तुझे मांगी है एंड इन्फॉर्मेशन तू नहीं देता है। बड़ा कांड कब है पता है क्या, इन्फॉर्मेशन तुझे मांगी है, इन्फॉर्मेशन तूने दी है बट गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ओ भाई बड़ा कांड है। तो भाई उधर तो तुम गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्लॉज 3 है ना, सेकंड शेड्यूल में जो क्लॉज 3 है ना, एक क्लॉज सेम टू सेम वही बात करता है। ये क्या बात करता है, क्लॉज 3 देखो, क्लॉज 3 क्या बोलता है, includes any particulars knowing them to be false। knowing them to be false मतलब तुम क्या करते हो, कहाँ पे पर्टिकुलर्स ऐड करते हो, इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट, रिटर्न और फॉर्म। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो तुमको टू बी सबमिटेड, किसको, आईसीआई, एए, बीडी, सीसी, डीसी, डीडी या फिर क्यूआरबी, इनको तुम कोई इंफॉर्मेशन, कोई स्टेटमेंट, कोई रिटर्न, कोई फॉर्म कुछ भी सबमिट करने जा रहे हो, उसमें तुम क्या करते हो, इंक्लूड एनी पर्टिकुलर्स, उसमें कुछ तुम अपने डेटा डालते हो, नोविंग देम टू बी फॉल्स। जबकि तुमको पता है कि इंफॉर्मेशन गलत है, फिर भी उसमें तुम इंफॉर्मेशन डाल रहे हो ना, तो भाई तुम सेकंड शेड्यूल में गिल्टी माने जाओगे। मतलब कैसे होता है पता है क्या, अभी बीडी है या फिर तुम्हारा डीसीए मान लीजिए, डिसिप्लिनरी कमेटी ने तुमको बुलाया, ठीक है, या फिर डीडी ने तुमको बुलाया। अब तुम्हारे ऊपर केस हुआ है, तुम्हारे ऊपर किसी ने कंप्लेंट करी है कि तुमने क्या किया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, ठीक है, किस किस एक्ट में। तो इन्होंने क्या किया, तुमको बुला लिया, तुमको बुलाया एंड तुमको बोला कि रिटर्न सबमिट करो, इन्फॉर्मेशन हमको दे दो कि तुमने क्या किया है, तुमने एक्चुअल में कांड किया है कि नहीं किया है। अगर तुम चुप बैठते हो, अगर तुम बोलते ही नहीं हो कि हाँ भाई मैंने कुछ नहीं बोलते हो, तुम चुप बैठते हो, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं देते हो ना, वो तुमको क्या करेंगे, तो तुमको क्या करेंगे, फर्स्ट शेड्यूल में तुमको गिल्टी ठहराएंगे, 3 महीने के लिए तुम्हारा सस्पेंड कर सकते हैं, नाम मेंबरशिप में से हटा सकते हैं। अगर तुमने इन्फॉर्मेशन बता दी और तुमको पता है कि तुम इन्फॉर्मेशन बता रहे हो ना वो गलत इन्फॉर्मेशन है, मतलब तुमने एक्चुअल में गलती करी है, तुमने एक्चुअल में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करा है, और उन्होंने जब इन्फॉर्मेशन मांगे है ना तब तुम नहीं बता रहे हो कि तुम बोलते हो कि नहीं नहीं मैंने ये किया है, नहीं ये नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं है, और जबकि तुमको पता है कि तुमने ऐसा किया है, तो तुम वहाँ पे गलत बोलते हो ना, तो वहाँ पे झूठ बोलते हो ना, तो यही सजा हो जाएगी तुमको, परमानेंटली तुम्हारा नाम निकाल दिया जा सकता है। तो सेकंड शेड्यूल में ये दूसरा वाला कांड है ना, उसने तुमको कुछ बोला है, कुछ मांगा है, तो उसको सच सच बताना चाहिए ना। अगर तूने झूठ बता दिया और तुम पकड़े जाते हो ना, तो भाई तुमको परमानेंटली तुमको मेंबरशिप से हटना पड़ेगा, तुमको बहुत बड़ा बड़ा सजा हो सकता है, ठीक है। तो ये बात तुझे ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये लोग अगर तुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं ना, तो भाई उसको सही सही से इन्फॉर्मेशन देना है। गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो भाई ये बड़ा पाप है, इसको सेकंड शेड्यूल में उन्होंने एड्रेस किया है। तो अगर तू इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, अगर उसका रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करता है ना, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में गिल्टी हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन गलत देता है ना, गलत देता है, तो भाई बहुत बड़ा कांड है, तो वो तुमको क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा सेकंड शेड्यूल में कवर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो दोनों क्लॉज में सिर्फ एक ही फर्क है, एक जगह पे इन्फॉर्मेशन नहीं देता है या फिर रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करता है, एंड दूसरी जगह पे इन्फॉर्मेशन देता है बट गलत इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे सर ये जो सारे नाम है ना, ए बी बी, सी सी, डी डी, ये सबको याद कराओ ना। देख भाई आईसीआई तो तुझे पता है, ए बी बी, सी सी, डी डी, ए बी बी, सी सी, डी डी, ठीक है, ये तुझे याद हो जाएगा। अब यहाँ पे बस बी बी नहीं है, बी डी है, तो सी सी है, डी डी है, बाकी सारी चीजें सही है, बस सी सी के साथ में डी सी भी है एंड डी डी है। समझ में आया? इसको अरेंज ही ऐसे किया है मैंने ताकि तुझे याद हो जाए, ए बी बी, सी सी, डी डी, ए बी बी, सी सी, डी डी, याद हो जाएगा तुझे। अब बीबी नहीं है, तुझे पता है ना, बीबी नहीं है, बीडी है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, तो ए बी डी, सी सी, डी सी, डी डी, ए बी बी, बीबी नहीं, बी डी, सी सी, डी डी, डी सी, सी सी, डी सी, डी डी, एंड उसके साथ में क्यू आर भी एक है, उसको तू याद रख सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तेरा क्लॉज 1 हुआ जिसमें तू एफसीए नहीं है बट एफसीए बता रहा है, क्लॉज 2 हुआ तुझे इन्फॉर्मेशन मांगा है तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे क्लॉज 3 क्या है देखो,
क्लॉज 3, गिविंग इन्फॉर्मेशन नोविंग इट टू बी फॉल्स, मतलब सेम जो हमने नीचे देखा ना वही वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आता है। जो तुमको पता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है लेकिन फिर भी तुम इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो ना किसको दे रहे हो ना वो वहाँ पे चेंज है। यहाँ पे चेंज है जब तुम इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सीए और रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर्स और इंक्वायरीज और एडवर्टाइजिंग थ्रू राइट अप और एनीथिंग एज प्रोवाइडेड फॉर इन आइटम 6 and 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ये सारी चीज़ें क्या है ये तुमको तब समझ में आ जाएगा जब हम फर्स्ट शेड्यूल करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 करेंगे ना, फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 जब करेंगे ना तो तुमको समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7 है ना, ये बहुत बड़े क्लॉजेस है, ये दो ही बहुत बड़े क्लॉजेस है, बाकी कुछ है नहीं एकदम ऐसा। तो इसको जब तुम करोगे ना तो तुमको समझेगा ये एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करते। तो इसमें एडवर्टाइजिंग तुमको नहीं करनी है, लेकिन जो भी तुमको अलाउड है ना, जो भी तुमको करना है उसमें अगर तुम गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, गिव्स इन्फॉर्मेशन नोविंग इट टू बी फॉल्स, मतलब तुम्हारे बारे में किसी ने पूछा है और तुम उसको गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो कहाँ पे कवर होगा, यहाँ पे कवर होगा। एडवर्टाइजिंग क्लॉज जब हम करेंगे उसके बाद में हम एंड में जाके जब रिवीजन करेंगे तुमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब समझो कि अगर तुम वहाँ पे एडवर्टाइजिंग में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हो ना तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कवर हो जाएगा। हमने देखा था टेंडर को तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो, टेंडर को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो, हमने देखा है पहले। तो टेंडर को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो लेकिन कुछ कुछ जगह पे कर सकते हो, मिनिमम फीस अलाउड है, सारे प्रोफेशन के लिए वो ओपन है, ऐसा वाला। तो उस टेंडर में अगर तुम रिस्पॉन्ड करते हो या इंक्वायरी तुमको किसी ने की है, उस इंक्वायरी को तुम रिस्पॉन्ड करते हो एंड वहां पे तुम गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो तुम यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे क्लॉज नंबर 3 में। मतलब जो भी तुम्हारे पास आ रहा है ना उसको तुमने क्या करना है, सही सही इन्फॉर्मेशन देनी है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। गिव्स इन्फॉर्मेशन नोविंग इट टू बी फॉल्स व्हाइल इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर से। देख वैसे तो हम काम नहीं ले सकते, तुझे आगे जाके समझेगा किसी और से, लेकिन अपने सीए बंधु से हम ले सकते हैं, हमारे सीए भाई लोग हैं ना उनसे हम काम ले सकते हैं। अगर उनसे तू काम ले रहा है ना, इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सीए तो अनदर सीए इन प्रैक्टिस वगैरह है ना, उसे तू काम ले रहा है ना तो वहां पे भी तू इन्फॉर्मेशन गलत देता है। तो गिव्स इन्फॉर्मेशन नोविंग इट टू बी फॉल्स, जबकि तुझे पता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है तब भी तू क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वहां पे तुझे देखना पड़ेगा gives information knowing it to be false while inviting professional work from another CA, responding to tender or inquiry या फिर advertising through write-up or anything provided for in clause 6 और 7 क्लॉज 6 एंड 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। एक क्लॉज तुझे बाद में जाके समझ में आ जाएंगे, अभी के लिए इतना ध्यान दे दे कि अगर तू इन्फॉर्मेशन गलत देता है ना तो पहले क्लॉज 2 में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, सेकंड शेड्यूल के क्लॉज 3 में, सेकंड शेड्यूल के पार्ट 2 के क्लॉज 3 में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था गलत दे रहा था। किसको, इन्हीं वाले लोगों को जो यहाँ पे कवर होते हैं, आईसीआई ए बीबी नहीं बीडी सीसी डीडी डीसी, इनको अगर तू इन्फॉर्मेशन गलत देता है तो वहाँ पे कवर होते हैं। अगर तू अपना प्रमोशन करने के लिए, किसी काम को लेने के लिए या फिर टेंडर इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करते समय गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो क्लॉज 3 में कवर हो जाता है। खत्म बात। तो फर्स्ट शेड्यूल में सिंपल सी बात इतनी आती है, एफसीए नहीं है, एफसीए के जैसे एक्ट कर रहा है तो कवर हो जाएगा। जनरली के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, जनरली, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। एफसीए नहीं है, एफसीए एक्ट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन मांगी है नहीं दे रहा है, इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा है, किसको, प्रोफेशनल वर्क को रिस्पॉन्ड कर रहा है, टेंडर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड कर रहा है, अपने सीए लोगों से वर्क ले रहा है, या फिर क्लॉज 6 एंड 7 में जो इन्फॉर्मेशन तुझे देनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है, उसमें इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल में कवर हो जाएगा। अब सेकंड शेड्यूल है ना, मतलब बड़े कांड। तो सेकंड शेड्यूल में पार्ट 2 जो ना ओएमजे के बारे में बात करता है। देख पार्ट 3 तो हमने देख लिया, सॉरी पार्ट 2 जो है ना तुम्हारा पीएमजे के बारे में बात करता है, पार्ट 3 जो है ना ओएमजे तो हमने देख लिया है, ठीक है। तो सेकंड शेड्यूल में ना देख, सेकंड शेड्यूल में कैसे होता है, पार्ट 1 में 10 क्लॉजेस है तो बड़ा पार्ट है तो हम नीचे करेंगे, पार्ट 2 में 4 ही क्लॉजेस है, पार्ट 3 में 1 ही क्लॉज है। तो पार्ट 3 जो है ना तेरा वो तो ऐसे ही उड़ जाएगा, एंड फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 4 तो ऐसे ही उड़ जाएगा, उस तुझे देखना भी नहीं होता है, बाद में तुझे पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 3 है ना उसमें 3 क्लॉजेस है, एंड जो पार्ट 2 है ना उसमें तुम्हारे 2 ही क्लॉजेस है, तो 2 क्लॉजेस भी तुम्हारे हो जाएंगे। अब ये जो सेकंड शेड्यूल है ना उसमें जो पार्ट 2 है ना वो सर्विस के बारे में बात नहीं करता है, जनरली के बारे में बात करता है। तो जब हम पीछे से आ जाते हैं ना, पीछे से मतलब कैसे, पार्ट 4 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 3 पार्ट 3 पार्ट 2, तो जब पीछे से आ जाते हैं ना तो ये समझता है कि सबसे पहले बात होती है ऑर्डर मिसकंडक्ट की, ऑर्डर मिसकंडक्ट एंड में, मतलब सबसे एंड में बात होती है ऑर्डर मिसकंडक्ट की। तो दोनों शेड्यूल में ऑर्डर में बात होती है ऑर्डर मिसकंडक्ट की।
उसके बाद में उससे पहले वाला जो पार्ट होता है ना, वो किसके बारे में बात करता है, जनरली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करता है, लेकिन मेंबर इन जनरली की बात करता है। तो फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 3 जो है ना, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जनरली की बात करता है, एंड सेकंड शेड्यूल में हालांकि 3 ही पार्ट है, तो तेरा थर्ड तीसरा तो हो चुका, तो दूसरा जो है ना वो भी क्या करेगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जनरली की बात करेगा। अब इसमें से क्लॉज 1 क्या है, देखो इसमें से क्लॉज 1 क्या है, एंड ये दिखता कुछ है नहीं है, इसमें दम भी नहीं है, लेकिन है बहुत बढ़िया क्लॉज। दम है नहीं है बट इसमें बहुत ज्यादा दम है, मतलब क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक सा क्लॉज है। क्या बोलता है, देखो, कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रेगुलेशंस मेड देयर अंडर और एनी गाइडलाइंस इशूड बाय काउंसिल। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? जो अभी तक हमने देखा ना, काउंसिल के जनरल गाइडलाइंस, काउंसिल के एडवर्टाइजिंग के गाइडलाइंस, उसके बाद हमने देखा ब्रांच ऑफिस में अगर तू ये चीज़ नहीं करता है तो गिल्टी हो जाता है, तो ये मेंबर इंचार्ज सेपरेट रखना पड़ेगा, जो भी हमने अभी तक देखा ना एक्ट में, सेक्शन देखे हमने, ये सेक्शन वो सेक्शन है, ये सारी चीज़ें। अगर तू किसी भी एक्ट का प्रोविजन करता है, किसी भी एक्ट के किसी भी प्रोविजन का तू कॉन्ट्रवेंशन करता है, किसी भी रेगुलेशन का कॉन्ट्रवेंशन करता है, या फिर किसी भी गाइडलाइन का तू कॉन्ट्रवेंशन करता है, तो यहाँ पे आके गिल्टी हो जाएगा। एंड ये कहाँ पे है तेरा, सेकंड शेड्यूल में। मतलब तू अगर ऐसी चीज करता है तो यहाँ पे जो गिल्टी हो जाएगा ना, तू वो गिल्टी कैसे हो जाएगा, बड़े पाप के लिए, बड़े कांड के लिए। तो तेरा यहाँ पे हमेशा के लिए तेरा क्या हो सकता है, तेरा मेंबरशिप कैंसिल हो सकता है। बात ध्यान में रखने की ये बात आती है कि अगर कोई चीज स्पेसिफिकली कवर हो जाती है, अगर कोई चीज स्पेसिफिकली कवर हो जाती है ना, तो चीज तेरी फर्स्ट शेड्यूल में जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने टेंडर के बारे में बात करी थी, ये भी गाइडलाइन में तुम्हारा कवर होता है कि तुमने टेंडर को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, तो ये चीज यहाँ पे आती है टेंडर के बारे में। तो एक तो चीज तुम्हारी गाइडलाइन में आ जाती है, उसके बाद में क्लॉज 3 में आती है। अगर वो क्लॉज 3 में आ जाता है ना, तो क्लॉज 3 में आएगा। अगर क्लॉज 3 में नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7 में आता है ना, वो वहां पे जाएगा। अगर कहीं पे भी नहीं बैठता है ना, तो यहाँ पे आएगा। मतलब ये क्या है, रेसिडुअल है, ये सेफगार्ड करने के लिए कि अगर कहीं पे भी क्लॉज नहीं बैठता है ना, और तुमको गिल्टी कराने का है, तुमने कांड किया ही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर बाकी जगह पे नहीं बैठ रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर तूने क्या किया है, गाइडलाइन जो हमने देखे, गाइडलाइन का कॉन्ट्रवेंशन किया है, गाइडलाइन किसने इशू की होती है, काउंसिल ने, तो गाइडलाइंस इशूड बाय काउंसिल, ठीक है। उसके बाद में रेगुलेशंस होते हैं, एक्ट के साथ में रेगुलेशंस होते हैं, आगे जाके तो ये समझ में आ जाएगा, 190 192 ये सारे रेगुलेशन होते हैं हमारे पास में। तो रेगुलेशन का कॉन्ट्रवेंशन करता है तो भी तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा क्लॉज में, जब तक कि वो स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर वो स्पेसिफिक क्लॉज के साथ में रिलेट हो जाता है ना, अटैच हो जाता है ना, तो उधर जा भाई, हमको उधर दिक्कत नहीं है। अगर उधर जाता है तो उधर जा, अगर किधर भी फिट नहीं होता है ना, तो इधर आके गिल्टी करेंगे हम तेरे को, ठीक है। तो ये क्लॉज इतना इंपॉर्टेंट है कि जो तुमने इतना सब कुछ अभी तक देखा है ना प्रोफेशनल एथिक्स में, वो सारा इधर आके गिल्टी हो सकता है, अगर किधर भी नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो पार्ट 2 पीएमजे के बारे में बात करता है। सेकंड शेड्यूल में आ रहे हैं हम, यहाँ पे क्लॉज 1 क्या है, तुम्हारा कॉन्ट्रावेंट करते हो तुम एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, रेगुलेशंस मेड एंड एनी गाइडलाइंस उसके अंदर इशूड बाय काउंसिल, तो इसमें तुम यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे, सिंपल सी बात है। अब बात आती है क्लॉज 2 के बारे में। क्लॉज 2 क्या बोलता है, क्लॉज टू बोलता है कि अगर तुम एम्प्लॉय हो कंपनी के, फर्म के, पर्सन के, तुम क्या हो, तुम एम्प्लॉय हो, किसके एम्प्लॉय हो सकते हो, तुम कंपनी में हो सकते हो, फर्म में हो सकते हो, या फिर किसी बंदे में हो सकते हो, किसी बंदे के अंडर काम कर रहे हो। तो अगर तुम एम्प्लॉय हो एनी कंपनी, फर्म और पर्सन, तो तुमने क्या करना है, तुमने कॉन्फिडेंशियलिटी का हमने देखा था। कॉन्फिडेंशियलिटी देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल में हमारा एक प्रिंसिपल था, तो उसको तुमने अडेयर करना था, ठीक है। अब देखो कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे आया ना, तो स्पेसिफिक क्लॉज 2 में गिल्टी हो जाओगे। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो कहाँ पे गिल्टी हो जाओगे, क्लॉज 1 में गिल्टी हो जाओगे। तो अगर एम्प्लॉय हो तुम, कॉन्फिडेंशियलिटी तुम मेंटेन नहीं करते हो, तो यहाँ पे तुमको क्लॉज 2 में गिल्टी होना है। देखो इसका वर्डिंग कैसा है, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी, फर्म और पर्सन, डिस्क्लोज करते हो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब तुम एम्प्लॉयमेंट में हो, तब जो तुमने इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी है उसको तुम अगर डिस्क्लोज करते हो ना, तुम यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे। एक्सेप्शन है तुम्हारे पास, एक्सेप्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर बाय एनी लॉ और एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय एम्प्लॉयर। ये दो चीज क्या है, देखो इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है तुमको, कॉन्फिडेंशियलिटी के क्लॉज में। रिक्वायर बाय एनी लॉ का मतलब क्या होता है, अगर लॉ ने बोला है कि तुझे इन्फॉर्मेशन देनी है तो तुझे देनी है, उसमें तू गिल्टी नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नोक्लर में हमने बात करी है, अगर तुम सीनियर
अगर तुम सीनियर एम्प्लॉय हो, तुम सीए हो, तो एमडी, डायरेक्टर, सीएफओ वगैरह के लेवल पे हो लिस्टेड कंपनी में, तो तुमको क्या करना पड़ता है, नॉन कंप्लायंस विथ अदर लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में तुमको बताना पड़ता है। तो अगर उसने रिक्वायर किया है तुझे, नौकलार ने, तो तुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, उसमें दिक्कत नहीं है। देख, एक क्लॉज किसका है, एक क्लॉज एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय का है, सिर्फ एम्प्लॉय का क्लॉज है। एंड इन्फॉर्मेशन कौन से एक्वायर की है तूने, एम्प्लॉयमेंट में। तो जब तू एम्प्लॉय था, जब तूने जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी है वो तुझे डिस्क्लोज नहीं करनी है, डिस्क्लोज नहीं करना है जब तक। अगर लॉ भाई ने बोला है ना, तो सबसे ऊपर लॉ, अगर लॉ ने बोला है ना कि देनी है तो देनी है भाई, उसमें हम नहीं आते, लॉ भाई सबसे ऊपर, वो हम हमेशा हमको पता है। एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय एम्प्लॉयर, या फिर एम्प्लॉयर ने तुझे परमिट किया है, मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल, तू एक कंपनी में काम करता है जहां पे तुझे फॉर एग्जाम्पल जीएसटी रिटर्न भरना है, ठीक है, जीएसटी रिटर्न भरना है, तो तेरे पास डेटा आ जाएगा। तेरे पास डेटा कौन सा आ जाएगा, तेरे पास सेल का डेटा आ जाएगा, परचेस का डेटा आ जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी एम्प्लॉयर ने तुझे काम पे इसी वजह से रखा है कि तू क्या करेगा, जीएसटी रिटर्न भर देगा। अभी तू क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, अगर मैं जीएसटी रिटर्न भर देता हूँ ना, तो मैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा हूँ। किसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जीएसटी लोगों को, अथॉरिटी को डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो ये मेरा कॉन्फिडेंशियल क्लॉज आ जाएगा। बोलेगा अरे बेवकूफ़ है क्या भाई, सीए किसने बनाया इसको। अरे परमिटेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने, मैं खुद बोल रहा हूँ ना तेरे को, तू भर दे भाई, नहीं तो मेरे को नॉन कंप्लायंस लग जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने परमिट किया ना, तो भाई तू गिल्टी नहीं है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। अगर लॉ भाई ने बोला है कि करने का, तो करने का, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो बस बात बस इतनी से आती है कि तू बाकी जगह पे डिस्क्लोज मत कर ले। तो बाद में जा रहा है डिनर के साथ में, अपने डेट पे जा रहा है, तो बातें बता रहा है, ऐसी नहीं चीजें चलेगी। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को तूने डिस्क्लोज नहीं करना है। बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी, फर्म और पर्सन, डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्ट रिक्वायर्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट परमिटेड बाय एम्प्लॉयर। तो तुझे क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा। अगर तू डिस्क्लोज करता है तो गिल्टी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। तो देख, वैसे तो एम्प्लॉय वाला जो है ना, पीएमएस का जो है ना पार्ट यहाँ पे नहीं है, सेकंड शेड्यूल में पीएमएस का पार्ट नहीं है। लेकिन क्लॉज 2 है ना, अगर तू ध्यान से देखेगा तो ये पीएमएस का ही है। तो इन्होंने है ना अलग पार्ट बनाने से ज्यादा, एक ही पॉइंट था ना, तो इसने क्या कर दिया, जनरली में उन्होंने डाल दिया। जनरली है ना, तो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो एम्प्लॉय बोल दिया तो एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये जो पार्ट 2 है ना, ये क्या कर दिया, वो सर्विस वाले मतलब जॉब वाले लोगों के लिए उन्होंने क्लॉज 2 दे दिया। ठीक है। उसके बाद में है तुम्हारे पास आखिरी वाला क्लॉज, क्लॉज 4। आखिरी वाला क्लॉज क्या है, क्लॉज 4 है, जो क्या बोलता है, अगर तुम डिफाल्केट करते हो और एम्बेजल करते हो मनी रिसीव्ड इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी, चोरी करते हो, चकारी करते हो, जो तुमको पैसा मिला है किस कैपेसिटी में, इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। जब तुम प्रैक्टिस में हो या तुम कुछ काम कर रहे हो और तुमको पैसा मिलता है, अगर तुम जॉब में हो और तुमको उसने पैसा दिया है कि जा भाई जीएसटी का पेमेंट कर, और जो जीएसटी का पेमेंट करने के लिए तुमको, तुम जॉब में हो, तुमको जीएसटी पेमेंट करने के लिए पैसे मिले, वो पैसे तुम क्या करते हो, तुम गायब करते हो, डिफाल्केट करते हो, एम्बेजल करते हो, तो तुम यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे। या फिर तुम प्रैक्टिस में हो एंड उसने तुमको पैसे दिए कि भाई तू क्या कर ले, आईटीआर भर दे, जीएसटी रिटर्न भर दे, यहाँ पे तुम क्या कर लो, ये पैसे को यूटिलाइज कर लो। अगर वो पैसे तुम वहाँ पे नहीं करते हो, तुम चोरी चकारी करते हो, अपने पर्सनल ट्रिप पे जाते हो, बैंकॉक को जाते हो, इधर जाते हो, थाईलैंड को जाते हो, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम्बेजल करते हो तुम मनी, डिफाल्केट करते हो मनी। तो भाई बहुत बड़ा कांड है ये, तुम्हारा सेकंड शेड्यूल में आएगा, पार्ट 2 में आ जाएगा। पार्ट 2 में क्यों, जनरली है ना, सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया, सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया। एंड क्लॉज 4 में तुम गिल्टी हो जाओगे, जहां पे तुम क्या कर रहे हो, डिफाल्केट कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, एम्बेजल कर रहे हो मनी रिसीव्ड इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी, मनी रिसीव्ड इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमारा हमारा सिर्फ बचता है अभी पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फिर से तुम्हारे कांड कैसे, तुम्हारे कांड छोटे वाले कांड में आ जाओ, छोटे वाले कांड में आ जाओ। यहाँ पे पार्ट 2 जो है ना तुम्हारा, पार्ट 2 तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पीएमएस का है। पीएमएस कौन है, तुम्हारा सर्विस वाला बंदा है। सर्विस मतलब कौन, जॉब करने वाला बंदा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है पता है क्या, देख, अगर कैसे होता है, अगर तुझे जॉब लगाना है ना, तो क्या करेगा, तो किसी को तो पैसे देगा कि भाई साहब एलिज मेरा जॉब लगा, ठीक है। या फिर वो एजेंट वगैरह होते हैं, एजेंसी वगैरह होता है, वो क्या करते, तुमको हायर करते, तुमको बोलेंगे कि मैं तुझे जॉब लगाता हूँ, मुझे पैसे दे दे। तो भाई सीए का ना प्रोफेशन, उसको कचरा नहीं करने का है कि कोई तो किधर तो जॉब लगा रहा है तो उसके बदले में उसको पैसे दे रहा है, ऐसा कचरा ना होना। इस वजह से आईसीआई ने क्या करा है, आईसीआई ने क्या करा है, क्लॉज 1 में लिख दिया कि अगर तुम पे करते हो या फिर अलाउज और एग्रीज टू पे, क्या ही समझते हैं, डायरेक्टली देते हो या फिर इनडायरेक्टली देते हो टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, एनी शेयर इन इमोलमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम। इमोलमेंट्स का मतलब क्या होता है,
इमोलमेंट्स का मतलब तुम्हारा होता है शेयर, सॉरी सैलरी, तुम्हारा जो भी सैलरी में जो भी तुमको एम्प्लॉयमेंट में जो भी पैसे मिलते हैं ना, सैलरी है, ग्रेचुटी है, बोनस है, जो भी तुमको पैसे मिलते हैं ना, कोई तुमको और कुछ अलाउंस वगैरह के नाम पे मिल रहा है, तो सारी चीज़ें है ना वो इमोलमेंट्स में कवर होती है। तो सैलरी नहीं लिखा है, मतलब सिर्फ सैलरी का पार्ट नहीं है, तुमको बोनस मिलता है, तुमको कुछ गिफ्ट मिलते हैं, तुमको कुछ ट्रैवल अलाउंस मिलता है, तुमको रिम्बर्समेंट मिल रहा है, तुमको जो कुछ भी मिल रहा है ना, उसका कोई भी शेयर, कोई भी पार्ट तुमने क्या करना है, किसी को देना नहीं है। ठीक है, कि कोई भी पार्ट तुमको देना नहीं है। मतलब अगर कोई एजेंट वगैरह तुमको बोल रहा है कि तुम क्या करो, तुम जो अब अगले तुम्हारा महीने सैलरी जो आएगा ना, उसका मुझे 10% दे दो, मैं तुम्हारा जॉब लगवा के देता हूँ। तो कोई नहीं भाई साहब, तो जॉब लगाने के लिए सैलरी का कोई भी हिस्सा तू क्या करेगा, किसी को पे नहीं करेगा। ठीक है, देख ये यार, पहली चीज आती है पेज, पेज आता है, अलाउज आता है, एग्रीज टू पे आता है। ये तीनों में फर्क क्या है देख, पेज तो तुमको पता है कि तुम एक्चुअल में तुमने क्या कर दिया, पेमेंट किया है। एग्रीज टू पे क्या होता है, एग्रीज टू पे मतलब तुमने एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया है, एक्चुअल में तुमने पेमेंट नहीं किया है, बट तुम एग्री हो चुके हो कि तुम क्या करो, तुम मुझे जॉब लगा कर दे दो, मैं तुमको इतना इतना सैलरी का परसेंटेज देता हूँ। तो तुमने एग्री किया है ना, तो भी तुम गिल्टी हो, तो भी तुम गिल्टी हो, तुम पाप किया है तुमने। एग्री भी नहीं होना है, पे करते हो या फिर एग्री हो जाते हो। और अलाउस, अलाउस का क्या मतलब होता है, अलाउस का मतलब होता है कि ना ही तुमने पे किया है, ना ही तुमने एग्री किया है, बट तुमने अलाउ किया है। तो इसमें कैसे होगा, इसका एक कंसेप्ट समझो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए है, जिसमें तुम क्या हो, जिसमें तुम एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो तुमने क्या बोला है कि अभी कंपनी ये क्या बोलती है कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, तुम्हारा जो है ना सैलरी है ना, वो सैलरी में तुम्हारा 10% हर महीना कट कर दूंगा, एंड मैं किसी और को दे दूंगा। ताकि क्या किया है, किसी और ने मुझे रेफर किया था, एंड तुझे तो तेरे सैलरी में से किसी और ने मुझे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा है, इस बंदे ने तुम्हें मुझे रेफर किया था, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कमीशन दे दूंगा तुम्हारा 10% का। ठीक है, तो तुम्हारा सैलरी में से मैं तुम्हारा 10% कट कर दूंगा हर महीने, एंड मैं क्या करूंगा, इस बंदे को दे दूंगा जिसने मुझे तुमको रेफर किया था। तो इसमें तुम क्या करते हो, तुम बोलते हो हाँ भाई ठीक है, ठीक है, तू क्या कर ले, मेरे सैलरी में का कोई पोर्शन कट करके उसको दे दे, मेरे को चल जाएगा। या तो तुम डायरेक्ट देते हो, या तो तुम इसको डायरेक्ट देते हो, या फिर कंपनी ए देता है तुम्हारा कट करके। तो ये जो कंपनी ए दे रहा है ना, उसको तुमने अलाउ कर दिया कि भाई ठीक है दे दे, तो ये अलाउ किया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम फिर भी गिल्टी हो जाओगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, किसी भी बाहर वाले बंदे को, किसी को भी, एनी पर्सन को तुमने क्या नहीं करना है, अपने सैलरी का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। देखिए कैसे होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तू तेरा खर्चा नहीं कर सकता है, तेरे को सैलरी आई ना, उसके बाद में तू खर्चा करना तेरे फैमिली के ऊपर, फ्रेंड के ऊपर, उसके बाद में उसका कोई टेंशन नहीं है। बट देख क्लॉज को है ना हमेशा ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं पढ़ने का होता है, तुझे समझना होता है कि ये क्यों लाया है, इसका पर्पस क्या है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है ना, उसका पर्पस क्या है कि भाई तू सीए प्रोफेशन का कचरा मत कर। तो ऐसा मत कर कि मुझे जॉब लगा के दे दो, मैं तुमको इतना पैसा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा कचरा मत कर। भाई सीए डिग्निटी मेंटेन करेगा ना, सीए डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी ना तुझे, तो इसकी वजह से तू तेरे सैलरी का कोई भी हिस्सा पे मत कर, एग्री भी मत कर, एंड अलाउ भी मत कर, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हो। ठीक है, तो तेरे एम्प्लॉयमेंट में जो भी कुछ आता है ना, उसको तुमने पे नहीं करना है, अलाउ, तो ये सारी चीज नहीं करनी है तुमने। तो जॉब में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कब होगा, इन सर्विस, पार्ट 2, फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 1। कांड तुम्हारा पाप तुम्हारा छोटा ही है, बट तुमको ध्यान देने की बात ये आती है कि 3 महीने तक तुम्हारा मेंबरशिप तो जाएगा, वो तो बात ठीक है, लेकिन फाइन तो लगेगा ना। हो सकता है कि जॉब में तुझे मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई फाइन तो लगेगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये बात आती है। तो क्लॉज 1 क्या बोलता है, पेज और अलाउज और एग्रीज टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन एनी शेयर इन इमोलमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम। अब जो दूसरी बात बोलता है ना, अब जो दूसरा क्लॉज बोलता है ना, क्लॉज 2, वो क्या बोलता है कि तुमने रिसीव नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। देख क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट any part of fees, profits or gains by way of commission or gratification from lawyer, CA, broker, agent, customer। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, लॉयर है, सीए है, ब्रोकर है, एजेंट है, कस्टमर है। तो सर इसको 2 पॉइंट में क्यों डिवाइड किया है, देख लॉयर, सीए, ब्रोकर है ना, इसको कंपनी अपॉइंट करती है, मतलब ये कंपनी के साथ में एंगेज होते हैं। एंगेज बाय
कंपनी, फर्म और पर्सन। कंपनी, फर्म और पर्सन क्यों? क्योंकि तेरा जॉब कहाँ पे लगेगा, कंपनी में, फर्म में या फिर पर्सन के अंडर। तो वो जो कंपनी है या फिर फर्म है या फिर वो पर्सन है, उसने अगर एंगेज किया है लॉयर को, सीए को, ब्रोकर को, वो केस में आते हैं। या फिर एजेंट और कस्टमर ऑफ सच कंपनी, फर्म, पर्सनल, या फिर वो कंपनी, फर्म एंड पर्सन का एजेंट है कोई, या फिर वो कंपनी, फर्म, पर्सन का कस्टमर है कोई। ठीक है, तो उस केस में उससे तूने क्या करना है, उससे तूने किसी भी चीज का जो है ना पैसा नहीं लेना है। एनी पार्ट ऑफ फीस, उसके फीस का कोई पार्ट नहीं लेना है, उसके प्रॉफिट या गेन का कोई पार्ट नहीं लेना है, बाय वे ऑफ कोई भी टाइप का कमीशन बोल के नहीं लेना है, या फिर ग्रेटिफिकेशन बोल के नहीं लेना है, एक्सेप्ट भी नहीं करना है एंड एग्री टू एक्सेप्ट भी नहीं करना है। ओके सर, एक क्लॉज आया क्यों है, देखो समझने की कोशिश करो। तुम एक कंपनी में जॉब पे हो, अब वो जो कंपनी है ना, या फिर तुम फर्म में जॉब पे हो, उनको क्या चाहिए, उनको एक लॉयर चाहिए। तो उसने क्या बोल दिया तुमको, तुमको बोल दिया कि देख भाई क्या कर ले, एक अच्छा सा लॉयर है ना तेरे, कोई अगर पहचान में रहेगा ना अच्छे से लॉयर, तो क्या कर ले, हमको सजेस्ट कर ले, हमारी कंपनी को एक लॉयर की जरूरत है। या फिर उसने बोल दिया कि देख भाई हमको एक सीए, अच्छे सीए की जरूरत है, हमको अच्छे ऑडिटर की या फिर इंटरनल ऑडिटर की जरूरत है, या फिर कोई भी अच्छे सीए की किसी भी काम के लिए हमको जरूरत है, वो कंपनी ने या फिर फर्म ने बोल दिया, कंपनी ने बोल दिया। तो तुमने क्या किया, तुमने अपने एक दोस्त को जो सीए प्रैक्टिस में है ना, उसको तुमने रेफर कर दिया, बट वो रेफर करने के लिए उसे पैसे ले लिए। या फिर कोई ब्रोकर है किसी चीज का, शेयर्स का है, शेयर का ब्रोकर है, किसी भी चीज का, लैंड का ब्रोकर है, इधर का उधर का ब्रोकर है, तो वो ब्रोकर को तुमने रेफर कर लिया, किसी एजेंट को रेफर कर लिया, या फिर कस्टमर को रेफर कर लिया। कस्टमर को तुमने बोल लिया कि देख भाई मैं तुझे कस्टमर ला के देता हूँ, बट वो कस्टमर को तू जितना सेल करेगा उसको मुझे कमीशन मिलना चाहिए। तो ये जो कांड है ना, एक कांड तुम ना कर पाओ तो चाहे तुम क्या करोगे, तुम लॉयर से, सीए से, ब्रोकर से तुम क्या करोगे, कमीशन वसूल करने की कोशिश करोगे, एजेंट से, कस्टमर से। तो तुमको ये अलाउ नहीं किया है, तुम ये कर नहीं सकते हो, चाहे उसके फीस का हो, चाहे उसके प्रॉफिट या गेन का हो, नहीं कर सकते हो। बाय वे ऑफ कमीशन हो या फिर ग्रेटिफिकेशन हो, वो चाहे खुद से गिफ्ट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है फिर भी नहीं, वो कमीशन देने की कोशिश कर रहा है फिर भी नहीं। सर क्लॉज समझ में आ गया, बट पर्पस नहीं समझा। पर्पस समझो कि अगर तुम किसी कंपनी में हो, अगर तुम किसी कंपनी में हो एंड उसने तुमको बोला है कि देख भाई मुझे क्या कर ले, मुझे एक अच्छा सीए एज ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो सीए जाके तू देख के आ जा। ठीक है, अभी तुम अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में हो, और अभी तुम अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में हो एंड तुमको क्या चाहिए, ऑडिटर चाहिए। तुम क्या करोगे, अपने दोस्त को तुम रेफर करोगे, साथ में तुम क्या करोगे, उससे क्या कर लोगे, फीस वगैरह ले लोगे, कमीशन ले लोगे, या फिर तुम क्या करोगे, लॉयर को अपॉइंट करोगे, लॉयर को रेफर करोगे एंड उससे क्या कर लोगे, ब्रोकरेज कमीशन करके, ग्रेटिफिकेशन करके तुम उससे पैसे लोगे। अब यहाँ पे बात क्या आती है पता है क्या, अगर तुम उससे पैसे लेते हो ना, तो इसमें ऐसे का ऐसा सोच है ना कि अगर तुम उससे पैसे लेते हो ना, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मतलब तुम है ना अपने कंपनी के साथ में, अपने कंपनी के साथ में वफादार नहीं हो। तुम अपने कंपनी के साथ में, अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकता है, तुम्हारे फंडामेंटल प्रिंसिपल अफेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम है ना उस लॉयर को रेफर करोगे जो तुमको ज्यादा कमीशन दे रहा है, उस लॉयर को नहीं जो लॉयर अच्छा है, एक्चुअल में कंपनी के लिए अच्छा है, उस लॉयर को तुम रेफर नहीं करोगे, उसको रेफर करोगे जो तुमको ज्यादा कमीशन दे रहा है, या फिर उस सीए को तुम रेफर करोगे जो तुमको ज्यादा कमीशन दे रहा है। तो इसका मतलब तुम है ना वो कंपनी का बेनिफिट नहीं देख रहे हो, तुम अपना ऑनेस्टी के साथ में काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो जाते हैं, तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तुमको लगेगा कि जहाँ पे मुझे ज़्यादा कमीशन मिलता है उस बंदे को मैं रेफर करूंगा। तो इसी बात की वजह से उन्होंने क्या किया है, इस क्लॉज को डाल दिया है। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो या फिर एग्री भी होते हो ना कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तुमसे पैसे, एनी फीस, एनी पार्ट ऑफ, चाहे वो फीस का पार्ट हो या फिर प्रॉफिट और गेन का पार्ट हो, किसी भी नाम से, बाय वे ऑफ कमीशन, ग्रेटिफिकेशन, किसी भी नाम से हो, किससे तुमने, लॉयर से, सीए से, ब्रोकर से, या फिर कस्टमर एंड एजेंट से। लॉयर, सीए, ब्रोकर एंगेज्ड बाय द कंपनी, फर्म, पर्सन, और एजेंट एंड कस्टमर, एजेंट और कस्टमर ऑफ द कंपनी, फर्म, पर्सन। 1 घंटे में हमारे पार्ट वन छोड़ के सारे क्लॉज हो गए। अब जो क्लॉजेस बचे ना, बहुत डिटेल में, ठीक है, बहुत डिटेल में है एंड ये तुमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। बट जो हमने कवर किया है ना भाई, वो भी कोई कम चीज़ नहीं है, वो भी कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल ये हमने देखा, एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया था। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार है ना हम इसको ऊपर से एक बार रिवाइज करेंगे। सर इसमें डिटेलिंग इतना ही है क्या, मतलब इतना ही कंटेंट है क्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है क्या? नहीं दोस्त,
इसमें ना एक जगह पे है बस, उसको मैं एंड में जाके, जब हमने देखा था ना अभी क्वेश्चन कैसे लिखना है तुमने, वो क्वेश्चन कैसे लिखना है उसके यहाँ पे ही एक कंटेंट है हमारा, उसको तो हम डिटेल में थोड़ा देख लेंगे। जो ये चाहे से क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 का है तो वहाँ पे हम जाके देख लेंगे, ठीक है। बट इतना जो है ना, इधर जो कुछ भी है ना, वो तुमको सब कुछ ऐसा का ऐसा लिखना है, सब कुछ। हो सकता है तो लैंग्वेज चेंज करने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि भाई 5 मार्क है ना हाथ में, 5 मार्क के हाथ में कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। क्योंकि एक पेज है ना भाई, एक भी क्वेश्चन आता है ना तो भाई क्या दमदार है, क्या दमदार है पता है क्या। तो इसमें ना इतना ही कंटेंट है, इतना ही कंटेंट है मान लीजिए, एंड इसको तुमने ऐसा का ऐसा याद रखना है। तो देख, अभी तू क्लॉज वगैरह याद करने की कोशिश मत कर, अभी कंटेंट को समझ लिया ना, हम एंड में जाके मैं बताऊंगा कि क्लॉज को कैसे याद रखना है, क्लॉज वगैरह कैसे याद होते हैं, वो क्लॉज तेरे को याद हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे मेरा उधर नीड नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरा नीड है कि तुझे समझाऊं, मेरा नीड है समझाऊं। याद तो भाई देख, हर बच्चा है ना अपने अपने हिसाब से याद रख लेता है, ठीक है। अगर उसको समझ में नहीं आता ना, अगर कोई टेक्निक काम भी नहीं करती तो उसके हिसाब से याद रखता है। काम है समझाने का, मैं समझा दूंगा, तेरे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। 2 बाल्टी है, एक है छोटे पाप, एक है बड़े पाप, ठीक है। 2 मिसकंडक्ट है, एक है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक है अदर मिसकंडक्ट। मेंबर में टाइप कितने हैं, प्रैक्टिस में होगा, सर्विस में होगा, जनरली होगा, ठीक है। समझ में आया। तो अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, मेंबर प्रैक्टिस में है तो पीएमपी, मेंबर सर्विस में है तो पीएमएस, मेंबर जनरली है तो पीएमजी। अदर मिसकंडक्ट किया है तो जनरली में ही आता है, बाकी हम पीएमपी पीएमएस हम नहीं देखते। तो फर्स्ट बाल्टी सेकंड बाल्टी, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल, फर्स्ट बाल्टी कम पाप, सेकंड शेड्यूल बड़े पाप, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल छोटे पाप, सेकंड शेड्यूल बड़े पाप। फर्स्ट शेड्यूल में तुम्हारे पास 4 पार्ट है, सेकंड शेड्यूल में तुम्हारे पास 3 पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट करता है सबसे पहले प्रैक्टिस के बारे में, तो प्रैक्टिस के बारे में तो अभी तक हमने कुछ देखा भी नहीं है, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट शेड्यूल हो सेकंड शेड्यूल हो, तो दोनों का फर्स्ट पार्ट जो है ना, दोनों का फर्स्ट पार्ट किसके बारे में बात करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन प्रैक्टिस, ठीक है। फिर फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड पार्ट बात करता है जॉब वाले के केस में, थर्ड पार्ट बात करता है जनरली, एंड फोर्थ पार्ट बात करता है जनरली लेकिन अदर मिसकंडक्ट। सेकंड शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट तो प्रैक्टिस के बारे में है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सेकंड पार्ट जनरली। तो यहाँ पे तुम्हारा सर्विस वाला बंदा नहीं है, बस पार्ट 2 में ही तुम्हारा एक क्लॉज है, क्लॉज 2 जो है ना वो बात करता है तुम्हारा सर्विस के बारे में, तो क्लॉज ऐड किया है उन्होंने, सेपरेट पार्ट नहीं दिया है। एंड पार्ट 3 तुम्हारा अगेन तुम्हारा अदर मिसकंडक्ट। तो इसको करना कैसे, इसको जब भी तुम करोगे ना तो सबसे एंड में जाओ ना, दोनों शेड्यूल का है ना, ये जो ओएमजे पार्ट है ना इसको तुम कर लेना, सबसे पहले इसको खत्म कर लेना, क्योंकि इसमें दमी नहीं है। ये ओएमजे पार्ट है ना इसको कर लेना। तो ओएमजे फर्स्ट शेड्यूल में जाते हैं, क्लॉज 1 क्या बोलता है, अगर तुम सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट में पनिशेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाते हो फॉर द वो जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, जेल, फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। अगर 6 मंथ से कम के लिए तुम कन्विक्ट हो जाते हो तो तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा ओएमजी में पार्ट 4 में क्लॉज 1, ठीक है। और अगर यही तुम्हारा अगर 6 महीने से ज्यादा है तो तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, सेकंड शेड्यूल में जाएगा। तो सेकंड शेड्यूल का ओएमजी तुम्हारा खत्म हो गया, पार्ट 3 तुम्हारा सेकंड शेड्यूल का खत्म हो गया। यहाँ पे पार्ट 4 में तुम्हारे पास और एक ओएमजी है, क्या बात करता है, अगर तुम किसी भी टाइप से अगर आईसीआई को या फिर सीए के प्रोफेशन को तुम क्या करते हो, डिसरिप्यूट करते हो, डिसरिप्यूट करते हो, तो वहां पे तुमको लगाया जाएगा मिसकंडक्ट, फर्स्ट शेड्यूल में मिसकंडक्ट लगाया जाएगा अदर मिसकंडक्ट, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा प्रोफेशनल वर्क से रिलेट हो या फिर ना हो, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम तुमको लगा देंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी अदर मिसकंडक्ट लगा देंगे तुमको इन जनरली, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्लॉज 1 क्लॉज 2 फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 में क्या है, क्लॉज 1 है कन्विक्ट होते हो किसी ऑफेंस के लिए जो पनिशेबल है फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। क्लॉज 2 क्या है, अगर तुम आईसीआई को या फिर सीए को डिसरिप्यूट करते हो तो तुम हो जाओगे गिल्टी। पार्ट 3 क्या है, सॉरी सेकंड शेड्यूल का पार्ट 3 क्या है, क्लॉज 1 बात करता है अगर तुम 6 महीने से ज्यादा के लिए, अगर वो जो ऑफेंस है अगर वो 6 महीने से ज्यादा के लिए पनिशेबल है तो तुम गिल्टी हो जाओगे सेकंड शेड्यूल में, बात खत्म। उसके बाद में तुमने आने हैं सेकंड लास्ट पार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड लास्ट पार्ट जो है ना वो बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जनरली के केस में, एंड सेकंड शेड्यूल का जो पार्ट 2 है ना वो बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जनरली के केस में। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है, एक में छोटे पाप है दूसरे में बड़े पाप है। क्लॉज 1 जो है वो बात करता है तुम एफसीए नहीं हो लेकिन फिर भी एफसीए के जैसे एक्ट कर रहे हो। क्लॉज 2 बात करता है कि तुमको किसी ने तो इन्फॉर्मेशन मांगी है, तुम इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, या फिर किसी ने तुमको कुछ रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए बोला है एंड तुम उस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर रहे हो। किसने बोला है, आईसीआई ने बोला है, ए बी बी सी सी डी डी,
ए बी बी नहीं बी डी, सी सी डी सी डी डी क्यू आर बी। बात खत्म। यही क्लॉज 2 से तुम्हारा गवर्न होता है क्लॉज 3, जो सेकंड शेड्यूल में है ना, सेकंड शेड्यूल में पार्ट 2 में जो क्लॉज 3 है ना, ये बात क्या करता है, इन्होंने ही तुमको इन्फॉर्मेशन कुछ मांगी है, उसको तुमने सबमिट भी किया है या फिर टू बी सबमिटेड, एंड इसमें तुमने इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न रिपोर्ट फॉर्म जो भी जिसमें भी तुमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन तुमने दी है, इंक्लूड किए है पर्टिकुलर्स, नोइंग इट टू बी फॉल्स, नोइंग इट टू बी फॉल्स, जबकि तुमको पता ही ये गलत है, फिर भी तुमने इन्फॉर्मेशन दी है, तो तुम्हारा क्लॉज 3 में जाएगा। फिर बात आती है, ऊपर आ जाओ, अगेन फर्स्ट शेड्यूल में आ जाओ, फिर तुम्हारे पास क्लॉज 3 है जो बात करता है कि तुमने इन्फॉर्मेशन गलत दी है, लेकिन यहाँ पे आईसीआई ए बी डी सी सी डी सी डी डी क्यू आर बी इनको नहीं दी है, यहाँ पे तुमने दी है ताकि तुम क्या करो, काम एक्सेप्ट कर पाओ। इसकी वजह से तुमने अपनी इन्फॉर्मेशन गलत दी है। किसको काम, तुमको कहाँ से आएगा, किसी दूसरे सीए से आएगा, या फिर तुमने टेंडर को रिस्पॉन्ड करना है, इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करने में जो इन्फॉर्मेशन दी है गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या फिर एडवर्टाइजिंग के लिए जो क्लॉज 6 एंड 7 हम जाके देखेंगे, उधर तुमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है। देखो राइटअप वगैरह तो तुमको पता होगा ना, तो राइटअप वगैरह में तुमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ओ क्लॉज में अगर तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब मैंने आपको बोला था कि आईसीआई में तुमने इस्टेब्लिशमेंट डालना है, तो इस्टेब्लिशमेंट तुम्हारा एक्चुअल में है 2005 का, लेकिन तुमने वहाँ पे राइटअप में बता दिया है कि 1995 का, तो गलत इन्फॉर्मेशन है, जबकि तुमको पता है कि एक इन्फॉर्मेशन गलत है, फिर भी तुमने दी है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे। ठीक है, फिर ये हो गए छोटे छोटे पाप। बड़े बड़े पाप क्या है तुम्हारा, एक तो है तुम एक्ट के या फिर रेगुलेशन के या फिर काउंसिल के गाइडलाइन के किसी भी चीज का तुम कॉन्ट्रवेंशन करते हो, तुम्हारा क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल में तुम गिल्टी माने जाओगे। या फिर अगर तुम एम्प्लॉय हो, अब तुम एम्प्लॉय, अब देखो तुम्हारे पास 3 क्लॉज है एम्प्लॉय के, 3 क्लॉज, 2 क्लॉज तुम्हारे फर्स्ट शेड्यूल में जाते हैं, एक क्लॉज तुम्हारा सेकंड शेड्यूल में आता है। इसमें तुम्हारा जनरली में एम्प्लॉय के बारे में बात करता है, पार्ट 2 है, देख सॉरी पार्ट 2 तुम्हारा ऊपर है, पार्ट 2 तुम्हारा ऊपर है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 बात करता है पार्ट 2 में क्लॉज 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल, तो 2 सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 एंड क्लॉज 2 बात करता है कि तुझे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है जो तुमने एम्प्लॉयमेंट में ली है, चाहे तुम एम्प्लॉय कंपनी के हो, फर्म के हो, पर्सन के हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। तुमने इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है, लेकिन इसको एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, लॉ भाई का रिक्वायरमेंट है तो भाई बता सकता है, या फिर एम्प्लॉयर ने परमिट किया तो बता सकता है, उसमें हम तुमको नहीं रोकेंगे। क्लॉज 3 तुमने देख लिया, आईसीआई ए बी नहीं बी डी सी सी डी सी डी डी को तुमने इन्फॉर्मेशन दिया है, क्यू आर बी को इन्फॉर्मेशन दिया है, गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो यहाँ पे आएगा अनि, एंड तुम्हारा क्लॉज 4 आ जाता है जहां पे तुम डिफाल्केट करते हो या फिर एम्बेजल करते हो मनी रिसीव इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो तुम यहाँ पे गिल्टी माने जाओगे। एंड फिर तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल में फिर से आ जाओ, पार्ट 2 जो पीएमएस के बारे में बात करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा सर्विस में, अगर तुम क्या करते हो, अपने सैलरी नहीं बोलेंगे, इमोलमेंट्स बोलेंगे, इमोलमेंट्स का अगर कोई भी हिस्सा तुम क्या करते हो, पे करते हो, एग्रीज टू पे या फिर अलाउ करते हो, तो तुम क्या माने जाओगे, गिल्टी माने जाओगे, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। या फिर तुम एक्सेप्ट करते हो या फिर एग्री करते हो एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी नाम से, चाहे वो कमीशन के नाम से हो, चाहे वो ब्रोकरेज के नाम से हो, ग्रेटिफिकेशन के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, अगर तुम एग्री करते हो या फिर अलाउस टू एग्री, किससे, 5 लोगों से, लॉयर, सीए, ब्रोकर, एंड तुम्हारे 2 थे एजेंट एंड कस्टमर। लॉयर, सीए, ब्रोकर जो एंगेज किए हैं कंपनी ने, फर्म में या पर्सन ने, एंड कस्टमर एजेंट ऑफ कंपनी, फर्म, पर्सन। ठीक है, बाय वे ऑफ एनी ग्रेटिफिकेशन कमीशन, क्या करते हो तुम, क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, अभी जो लॉयर को जो मिलेगा ना, उसको क्या मिलेगा, लॉयर का जो होगा ना वो फीस होगा, या फिर उसका बिजनेस का प्रॉफिट या गेन होगा, तो उसके फीस का कोई हिस्सा या फिर प्रॉफिट या गेन का कोई हिस्सा, तो एक्सेप्ट और एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ फीस, प्रॉफिट और गेन्स बाय वे ऑफ कमीशन, ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम लॉयर, सीए और ब्रोकर एंगेज बाय सच कंपनी, फर्म और पर्सन, और एजेंट और द कस्टमर ऑफ सच कंपनी, फर्म, पर्सन। बात खत्म। तो यहाँ पे तुम्हारे फर्स्ट एंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल के बहुत ही कमाल के जो है ना, बहुत ही कमाल के तुम्हारे क्या हो जाते हैं, क्लॉजेस कवर हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, उसमें 12 क्लॉजेस है तुम्हारे, 12 क्लॉजेस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, जिसमें तुम्हारे 10 क्लॉजेस है, 10 क्लॉजेस देखेंगे एंड हमारा खत्म हो जाएगा शेड्यूल। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ना एक वीडियो को हम यहाँ पे
रोक देते। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। दोस्तों वीडियो कैसे लगा ना, वो तुमने कमेंट करके बताना है। अगर तुमको इसमें थोड़ी भी मेहनत दिखती है तो भाई कमेंट करो, बता दो, लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ में। मुझे इतना सा एक्सपेक्टेशन है कि तुम मेरे वीडियोस को शेयर करो। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा शेयर कर लो तुम। अगर हो सकता है तो लाइक करो, कमेंट कर लो कि कैसा लगता है, कि कौन सा पार्ट तुमको अच्छा लगता है, क्या होता है, आप मुझे बता दो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।